बच गया। हालांकि इस समय उन्होंने पहले ही पीछे हटना शुरू कर दिया था। इसके अलावा उनके शरीर में लड़ने की भावना पहले जितनी प्रचुर नहीं थी, इसलिए लड़ते समय वो अपनी छाती पकड़ सकता था और अपनी कोहनी को और भी अधिक देख सकता था। लेकिन उसका परिचारक मदद के लिए आना चाहता था, लेकिन उसे एडीए और अली ने रोक दिया। इसलिए बड़ा आदमी केवल अकेले ही हुआंग फैंग के अधिक भयंकर हमले का सामना करना जारी रख सकता था। चूना लंबे समय तक निगरानी करने के बाद बड़े आदमी ने अंततः एक दोष दिखाया और हुआंग फैंग द्वारा पकड़ लिया गया। हुआंग फैंग ने उसके दिल के दरवाजे पर मुक्का मारा और उस आदमी ने तुरंत बहुत सारा खून उगल दिया और बाहर उड़ गया। हालांकि उसका शरीर जमीन पर गिरने से पहले हुआंग फैंग उसके पीछे लड़ने आया था और उसे तलवार के साथ एक जोड़ी कपड़े दिए थे। एनबीएसपी नेटवर्क का नया संस्करण, तेज और अधिक स्थिर। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 742 चुटकारा पाना। तुम बड़ा आदमी अपनी पीठ के बल लेट गया और हुआंग फैंग की ओर देखा। वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं था, लेकिन वो कुछ कह नहीं सका। हुआंग फैंग ने भी उसे नजरअंदाज कर दिया। जब उसे यकीन हो गया कि उसका काम खत्म हो गया, तो वो बड़े भाई और छोटी बहन की मदद करने गया। इसके तुरंत बाद अनुयायी की मृत्यु हो गई। आप दोनों कैसे हैं? हुआंग फैंग ने पूछा। अली एडीए के घाव पर पट्टी बांध रहा है। हालांकि वे दो लोग हैं जो एक दूसरे को घेर रहे हैं, फिर भी वे काफी मेहनती हैं। अली बेहतर है। एडीए को दूसरे पक्ष ने खरोंच दिया है। यह कोई घातक हिस्सा नहीं है। युवा मास्टर, मैं ठीक हूँ। हालांकि घाव छोटा नहीं है, लेकिन बड़ी भौं पर झुर्रियां नहीं पड़ी। ये वास्तव में एक आदमी है। यह अच्छा है। कपड़े पहनने के बाद हम जितनी जल्दी हो सके निकल जाएंगे। हमारे पीछे कई लोग आ रहे हैं, हुआंग फैंग ने कहा। ठीक है। एक साधारण पट्टी के बाद हुआंग फैंग और उनकी पार्टी फिर से सड़क पर चली गई। जहां तक उन दो लोगों की बात है जिन्होंने उन पर हमला किया था, वे दो लाशें बन गए थे, जमीन पर पड़े हुए थे। किसी ने नहीं पूछा। हुआंग फैंग और अन्य लोगों के जाने के कुछ समय बाद कुछ और लोग वहां गए। जब उन लोगों ने जमीन पर शव देखा तो दंग रह गए और फिर उन्हें समझ आया कि क्या हुआ है। ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं हैं जो उस व्यक्ति को देख रहे हैं। नेता ने जमीन पर पड़े दो शवों को देखा और कहा, यह निश्चित है। जब मैं पहले गुलाम बाजार में था तो मैंने पाया कि आसपास कई परिचित थे। हर किसी की नजर खराब नहीं थी। स्वाभाविक रूप से वे सामान में भी अच्छे थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस व्यक्ति की क्षमता नहीं थी। छोटा यह आदमी डैनियल है। मुझे याद है कि वो रात के भाड़े के रेजिमेंट का मास्टर था, लेकिन उसकी यहाँ अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई। बगल में एक आदमी ने जमीन पर पड़े बड़े आदमी की ओर देखा और कहा, रात्रि भाड़े की रेजिमेंट भी साम्राज्य में दुर्लभ 20 स्तरीय भाड़े की रेजिमेंट है और डैनियल नाम का व्यक्ति प्रसिद्ध प्रतीत होता है। हाँ, यह वही है। उसकी कृपाण तकनीक बहुत भयंकर है। वो भी बहुत भयंकर है। कई लोग मारे गए हैं। आज वो यहाँ लगाया गया है। इससे पहले उस व्यक्ति ने कहा, आप देख रहे हैं, उसके आंतरिक अंग बहुत टूट गए हैं। जिस व्यक्ति ने उसे मारा है वो जाहिर तौर पर एक भयंकर तरीके से है। ऐसा लगता है कि आदमी के पैर न केवल अजीब है, बल्कि उसका कुंग फू भी कमजोर नहीं है। उसमें एक से अधिक अच्छे कौशल होने चाहिए। जोना, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कहाँ से है? जिसके पास एक से अधिक शीर्ष स्तरीय कौशल है, उसे एक सामान्य व्यक्ति नहीं होना चाहिए। आदमी ने पहले पूछा। मैं इसे देख नहीं सकता, लेकिन मैं उसके बारे में और अधिक उत्सुक हूँ, योना नामक व्यक्ति ने कहा। ठीक है, चलो जल्दी से मिलते हैं। यदि आप उत्सुक हैं, तो आप बाद में उसके साथ और अधिक प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, नेता ने कहा। ठीक है। एक बार फिर समूह ने हुआंग फैंग को खदेड़ दिया। ये स्पष्ट है कि न केवल ये लोग हुआंग फैंग का पीछा कर रहे हैं, बल्कि अन्य लोग भी उसके पीछे और आसपास पीछा कर रहे हैं। हालांकि डैनियल की मौत ने कई लोगों को एहसास कराया कि हुआंग फैंग सरल नहीं है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कुंग फू के सामने ये खतरा उन्हें डरा नहीं सकता। इसलिए हुआंग फैंग और उनके परिवार के लिए उन लोगों से निपटना बहुत कठिन था जिनका वे पीछा कर रहे थे। यहाँ तक कि हुआंग फैंग भी शारीरिक और मानसिक रूप से थक गए थे और बड़े भाई और छोटी बहन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हुआंग फैंग पूरे दिन और रात भागता रहा था। अगले दिन की शाम को वे धुंध भरे जंगल की परिधि में प्रवेश कर गए, जो उनके पीछे के लोगों से छुटकारा पाने के लिए था। हालांकि उनके पास जाने का केवल एक ही रास्ता था, वो था धुंध भरे जंगल में प्रवेश करना, और अन्य दिशाएं अवरुद्ध थी। हालांकि हुआंग फैंग का इरादा धुंध भरे जंगल का दौरा करने का था, इसलिए अब अंदर जाना अस्वीकार्य नहीं है। क्या करें? हुआंग फैंग, जोना का अनुसरण करने वाले समूह ने अपने आसपास के नेता से पूछा। फिलहाल उनका पीछा मत करो। वैसे भी वे भी कोहरे के जंगल में हैं। हमें प्रवेश करना था। दूसरों के आने के बाद हम एक साथ प्रवेश कर सकते हैं। आखिरकार कोहरे का जंगल कोई साधारण जगह नहीं है, नेता ने कहा। कोई बात नहीं, जोना ने सहमति व्यक्त की। कोहरे के जंगल में उन वॉकराफ्ट द्वारा दूसरों को नहीं मारा जाना चाहिए, अन्यथा मैं बदला कैसे ले सकता हूँ? योना ने अपनी बात पूरी करने के बाद अपने पेट की ओर देखा। वहां एक भयानक घाव था। उन्होंने पहले ही उन्हें पकड़ लिया था और दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। हालांकि आखिरकार वे आसानी से बच निकले और किसी ने उनका फायदा नहीं उठाया। योना और उसके पक्ष ने अपनी चोट के अलावा दो लोगों को भी मार डाला, और हुआंग फैंग के दूसरी तरफ एडीए गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके अलावा कल्पित बोने के दासों ने उसे नीचे खींच लिया, इसलिए हुआंग फैंग ने उनसे उलझने की हिम्मत नहीं की। चिंता मत करो, उन लोगों की शक्ल के अनुसार वॉकराफ्ट द्वारा मारा जाना आसान नहीं है, मध्यम आयु वर्ग के नेता ने कहा। लेकिन उस युवक की क्षमता ने मुझे वास्तव में प्रभावित किया। हुआंग फैंग के साथ लड़ने से पहले उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। यदि हुआंग फैंग को दूसरों द्वारा नीचे नहीं खींचा गया होता तो वे हुआंग फैंग के हाथों को छोड़ने में सक्षम नहीं होते। हालांकि उन लोगों को इसकी चिंता नहीं है। ये पता चला कि हुआंग फैंग ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो बहुत शक्तिशाली है, जबकि अन्य केवल बाधाएं हैं। हालांकि यहाँ अब भी कई लोग ऐसे हैं जो अभी तक नहीं आए हैं। जब हर कोई आता है तो हुआंग फैंग को हराना असंभव नहीं है, या यहाँ तक कि बड़ी पकड़ भी हासिल करना असंभव नहीं है। हुआंग फैंग के साथ न केवल ऐसे लोगों का एक समूह लड़ रहा है, बल्कि कई अन्य लोग भी लड़ रहे हैं। हालांकि वे लोग उतने भाग्यशाली नहीं हैं जितने वे हैं।
इनमें से ज्यादातर की मौके पर ही मौत हो गई है। जो लोग संयोगवश बच भी जाते हैं वे भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हुआंग फैंग की परेशानियों का दोबारा पता लगाना लगभग असंभव है। ठीक है, चलो यहीं आराम करें, पीछे वाले लोग फिलहाल नहीं आएंगे। धुंध भरे जंगल में हुआंग फैंग ने अपने पीछे कई लोगों से कहा। इस समय गाड़ी के ड्राइवर को अली द्वारा बदल दिया गया है और एडीए स्वस्थ होने के लिए गाड़ी में लेटा हुआ है। जैसे ही हुआंग फैंग की आवाज खत्म हुई, अली ने गाड़ी रोक दी। उसके बाद कल्पित बौने के दास एक एक करके गाड़ी से बाहर आए। तब से एक दिन और एक रात हो गई है। कल्पित बौने के दास लगभग इसी समय ठीक हो गए हैं। कम से कम चलने में तो कोई दिक्कत नहीं होती। इस दौर में लोग भाग रहे हैं। हुआंग फैंग से पहले उन्होंने परियों में से एक को भी बचाया था। यदि हुआंग फैंग ने समय पर कोई कदम नहीं उठाया तो उन पर हमला करने आए भाड़े के सैनिकों ने परियों को मार डाला होगा। इसलिए इन कल्पित बौनों का हुआंग फैंग के प्रति पहले की तुलना में बेहतर रवैया है। वे इतने शत्रु नहीं है, लेकिन वे इतने मित्रवत भी नहीं है। आप कैसे हैं? हुआंग फैंग गाड़ी के पास आए और आहदादाओ से पूछा। एडीए की ताकत सीमित है। लड़ते समय वो हुआंग फैंग और उसकी बहन को रखना चाहता है, इसलिए वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस समय उसका चेहरा बहुत पीला है और वो ज्यादा खून नहीं देख सकता है। एनबीएसपी नेटवर्क का नया संस्करण तेज और अधिक स्थिर। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 743 मिया। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। आप मर नहीं सकते, आहदा ने अपने पीले चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। भाई, हिलना मत। अली ने अपने भाई की शक्ल देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके भाई के शरीर पर लगे कई घाव उसके लिए अवरुद्ध हो गए। रो क्या, मैं ठीक हूँ, एडीए ने कहा। यहाँ अच्छा आराम करो। अली, अपने भाई का ख्याल रखना। हुआंग फैंग ने दोनों लोगों से कहा कि एडीए को अब जिस आराम की जरूरत है, पहले से लगातार दौड़ने से उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। फिर हुआंग फैंग उस स्थान पर गए जहां 5 कल्पित बौने थे। जब से उसे ये कल्पित बौने मिले हैं, हुआंग फैंग उनसे बात करने नहीं आया है। सबसे पहले वो दास बाजार में और अधिक दास खरीदना चाहता था। हालांकि इंजिकिन के कारण अब ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। वो केवल बाद में और अधिक खरीदने के अवसर की प्रतीक्षा कर सकता है। आप क्या कर रहे हो? जब हुआंग फैंग दासों के पास पहुंचे तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि महिला दासों में से एक का उनसे पहले बात करने को लेकर बुरा रवैया होगा। इसके अलावा उसके बाद पांचों दास अपनी आंखों में कुछ झिझक के साथ हुआंग फैंग को देख रहे थे, जो हुआंग फैंग द्वारा बचाई गई एक और महिला दास थी। हुआंग फैंग थोड़ा घबराया हुआ है। जैसा कि वो जानता है, दास अपने मालिकों का बहुत सम्मान करते हैं या उनसे डरते हैं और उनका रवैया बहुत विनम्र होता है। जब वे बड़े भाई और छोटी बहन को देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा। हालांकि इन कल्पित बौनों के दासों में बहुत अधिक व्यक्तित्व होता है। अपनी पहचान मत भूलो। क्या अब तुम मेरे गुलाम हो? क्या तुम अपने मालिक से इसी तरह बात करते हो? हालांकि हुआंग फैंग को इन दासों के साथ समान व्यवहार करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर वे उनके प्रति शत्रुतापूर्ण हैं तो वो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब परी ने तुम शब्द सुना तो उसके चेहरे पर लाली आ गई। ये 2 शब्द उसके लिए अपमानजनक थे, लेकिन वो इनसे छुटकारा नहीं पा सकी। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप आज्ञाकारी बने। अन्यथा, हालांकि मेरा स्वभाव अच्छा है, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पास गुस्सा नहीं है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे आपको मारने और कुछ और आज्ञाकारी दास खरीदने में कोई आपत्ति नहीं है। हुआंग फैंग बैठ गए और कुछ कल्पित बौने के दासों से कहा। दासी और क्या कहना चाहती थी? उसके बगल में एक पुरुष दास ने उसे रोका। उसे हुआंग फैंग को देखना पड़ा और बैठकर बात करना बंद करना पड़ा। ये काफी व्यक्तिगत है। हुआंग फैंग ने मन ही मन सोचा कि उसके सामने महिला दास ने उसे पृथ्वी पर जी मेंगजियाओ की याद दिला दी। ऐसा लगता था कि उनके चरित्र एक जैसे थे। वे दोनों छोटी मिर्च की तरह थे। हालांकि एक दासी के लिए उनके पास अब भी ऐसे चरित्र हैं और वे नहीं जानते कि वो भोली है या मूर्ख। तुम तीनों खेल खत्म करके वापस आ जाओगे। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, हुआंग फैंग ने 3 कल्पित बौनों से कहा। कल्पित बौने जंगल में पैदा होते हैं। वे जंगल से बहुत परिचित हैं। हालांकि यह एक धुंधला जंगल है, यह वो जगह नहीं है जहां वे रहते हैं, फिर भी इसमें कई चीजें समान हैं। सामान्य तौर पर जब तक वे वयस्क कल्पित बौने हैं, उनमें कुछ क्षमताएं होती हैं। ये धनुर्विद्या या जादू में निपुण होते हैं। वे वैसे भी बेकार नहीं है। इसका एक कारण ये भी है कि एल्व्स के गुलामों की कीमत इतनी अधिक है। हम जंगल में जानवरों से लड़ने नहीं जा रहे हैं। हुआंग फैंग से पहले बात करने वाली महिला दास ने कहा कि कल्पित बौने के लिए जंगल के वे जानवर उनके दोस्त हैं। वे आमतौर पर उन्हें चोट नहीं पहुंचाते। इसके अलावा उनका भोजन फल और सब्जियों की तरह शाकाहारी है। यही वो जगह है जहां आप रहते थे। वहां के जानवर बहुत विनम्र हो सकते हैं, लेकिन ये धुंध भरा जंगल है। यहाँ के वॉरक्राफ्ट सभी आक्रामक हैं और वहाँ के जानवरों से अलग है। हुआंग फैंग ने कहा, और मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा कि मैं अब आपका स्वामी हूँ। मैं आपको काम करने का आदेश दे रहा हूँ, आपकी राय नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है? मैं देख रहा हूँ मास्टर, लेकिन हमारे पास सही हथियार नहीं है, बौनों में से एक ने कहा। ये लोग पहले गुलाम थे, जाहिर है उनके हाथ में हथियार नहीं हो सकते। कुछ कल्पित बौने तीरंदाजी में अच्छे हैं, कुछ जादू में अच्छे हैं, लेकिन वे निकट युद्ध में अच्छे नहीं हैं। इसलिए बिना हथियारों के उनकी ताकत बहुत कम हो जाएगी। आपके पास आमतौर पर कौन से हथियार हैं? हुआंग फैंग ने पूछा। हम तीनों धनुर्धर हैं और उनमें से 2 जादूगर हैं, जिन ने कहा। वो सरल है। हुआंग फैंग के समाप्त होने के बाद उसके हाथ में 3 अलग अलग धनुष और तीर थे। ये धनुष और बाण उन्हें अन्य स्थानों से प्राप्त हुए थे। वे विशेष अच्छे नहीं थे। फायदा सिर्फ इतना था कि वो उसके साथ पार कर सकता था। इसीलिए हुआंग फैंग ने तीनों परियों को 3 धनुष और तीर दिए और कहा कि जो परियां पहले बोलती थी वे हुआंग फैंग के हाथ की अंगूठी को देखती थी और कुछ नहीं बोलती थी। इसके बजाय उन्होंने हुआंग फैंग से धनुष और तीर ले लिए। फिर वे अन्य 2 परियों के साथ शिकार करने गए। ये कोहरे की जंगल की परिधि है, वॉरक्राफ्ट है। हालांकि उन वॉरक्राफ्ट का स्तर उच्च या खतरनाक नहीं है, इसलिए हुआंग फैंग उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं है। तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना है? हुआंग फैंग मुस्कुराए और पहले परी की ओर देखा।
उसने देखा है कि ये कल्पित बौने बहुत सामान्य नहीं लगते हैं, विशेषकर पहले वाला जो थोड़ा अनियंत्रित है, कुछ रुतबा वाला प्रतीत होता है। अन्य कल्पित बौने उसका बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए हुआन फैंग उसकी पहचान के बारे में बहुत उत्सुक है। कहने के लिए कुछ भी नहीं, परी ने हुआन फैंग को कोई चेहरा नहीं दिया। क्या क्या आप फिर से अपनी पहचान भूल गए हैं? हुआन फैंग ने कहा। मत भूलो, हम तुम्हारे गुलाम हैं, तुम्हें हमें हर समय याद दिलाने की जरूरत नहीं है। परी ने हुआन फैंग को सफेद रूप भी दिया और कहा, ठीक है, तो आपको मुझे अपना नाम बताना चाहिए, नहीं तो मैं आपको बाद में 2 और उसे 3 कहूंगा। हुआन फैंग ने कहा। नहीं, ये भयानक है, परी ने भौहें चढ़ाकर कहा, मेरा नाम एमआई है। मिया, हुआन फैंग ने कहा। ठीक है मिया, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं अब तुम्हारा मालिक हूँ, तुम्हें भविष्य में आज्ञाकारी रहना चाहिए। हालांकि मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा, इसके बारे में चिंता मत करो, लेकिन ऐसा करने की कोशिश मत करो बच्चों, तुम्हें पता है तुम बिल्कुल भी नहीं बच सकते। हुआन फैंग की बातें सुनने के बाद मिया का चेहरा गुस्से और उदास था, क्योंकि वो जानती थी कि हुआन फैंग सही थे। जब तक वे गुलाम बने रहे और अपनी आजादी वापस पाना चाहते थे, तब तक ये बहुत मुश्किल था, बिल्कुल असंभव नहीं। हम आपको बहुत सारा पैसा दे सकते हैं, अगर आप हमारी आजादी वापस पाने में हमारी मदद करेंगे तो क्या होगा? मिया ने हुआन फैंग की ओर देखा और आशा से कहा, यदि कोई दास अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने स्वामी द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। निस्संदेह ये केवल शर्तों में से एक है। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 744 भोजन। एक गुलाम के लिए अपनी आजादी वापस पाना असंभव नहीं है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आमतौर पर कहें तो गुलाम मालिक को अपनी आजादी वापस पाने के लिए गुलाम को अपने नाम पर देने से पहले सरकार के पास जाना होगा और बड़ी रकम चुकानी होगी। अन्यथा भले ही गुलाम मालिक की मृत्यु हो जाए, गुलाम अभी भी गुलाम है, लेकिन मालिक को बदलना केवल संभव है। एक गुलाम मालिक अपने गुलाम को छुड़ाने के लिए इतनी बड़ी रकम देने को कैसे तैयार हो सकता है? ये स्पष्ट रूप से असंभव है, और दासों के पास आमतौर पर कोई पैसा नहीं होता है, इसलिए खुद को छुड़ाना और भी असंभव है। इसलिए कुछ दास अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर सकते हैं। निस्संदेह ये गुलाम स्वयं भाग सकते हैं, हालांकि उनके निशान मिटेंगे नहीं, चाहे वे कहीं भी जाएं, उनकी पहचान नहीं बदली जा सकती। और ये बौने भागना नहीं चाहते, उनके लिए जब तक वे अपने परिवारों में वापस भाग जाते हैं और मानव दुनिया में नहीं आते हैं, भले ही गुलामी के लक्षण हो, इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि रास्ते में उन्होंने देखा कि हुआन फैंग के कौशल असाधारण है, वे बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, इसलिए वे भागने की हिम्मत नहीं करते। और हुआन फैंग ने 3 कल्पित बौनों को धनुष और तीर के साथ शिकार करने देने की हिम्मत क्यों की? इसका कारण यह है कि वो देख सकते हैं कि यहाँ एमआई नाम की महिला परी की पहचान असामान्य है, वे बौने उसे नहीं छोड़ेंगे, ये भाग गया है। क्या आप अमीर हैं? हुआन फैंग ने दिलचस्पी दिखाते हुए कहा। तब एमआई ने देखा कि हुआन फैंग प्रभावित हुआ और उसने झट से कहा, बेशक, जब तक आप हमारी स्वतंत्रता बहाल करते हैं और हमें जाने देते हैं। आप हमें कितना पैसा देना चाहते हैं? स्वर छोटा नहीं है, ये कितना है? मैं अब आपकी पहचान के बारे में अधिक उत्सुक हूँ, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि मैं धीरे धीरे पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन कल्पित बौने के गुलाम किसी भी समय नहीं मिल सकते हैं। क्या आपको लगता है मैं हार मान लूंगा? तुम कमीने। मिया को पता था कि उसे हुआन फैंग ने बेवकूफ बनाया है और उसने लाल चेहरे के साथ कहा। हुआन फैंग मुस्कुराए और परवाह नहीं की। जल्द ही तीनों बौने वापस आ गए और उन सभी के हाथ में अपना शिकार था। हुआन फैंग का अनुमान सही था, वे बच नहीं पाएंगे और वे हमेशा जंगल में अपना शिकार ढूंढ सकते हैं। अंत में भोजन हुआन फैंग द्वारा बनाया गया था। वे 5 कल्पित बौने, जिन्होंने उन्हें कुछ सब्जियां बनाने के लिए कहा, मांस में अच्छे नहीं थे, लेकिन एडीए और अली दोनों ओर्क्स थे, वे इस पहलू में कुशल नहीं थे। अकेले एडीए अभी भी घायल था। हुआन फैंग के हाथ में अमर पुस्तक थी। इसके अलावा कल्पित बौने के लोग जंगल में कुछ मसाले भी लेकर आए। हुआन फैंग के लिए भोजन पकाना मुश्किल नहीं है। इसके अलावा हुआन फैंग ने पाया है कि दुनिया में कई खाद्य पदार्थ हैं, हालांकि स्वादिष्ट भोजन का अभाव है। अधिकांश व्यंजन उबले हुए हैं और उनमें कोई स्वाद नहीं है। जिंग, एक शब्द में, यह वास्तविकता से बहुत खराब है। हुआन फैंग लंबे समय से अपने भोजन को स्वयं बेहतर बनाना चाहते थे। हुआन फैंग द्वारा तीतर जैसे निम्न स्तरीय वॉरक्राफ्ट को आग पर भूनने में ज्यादा समय नहीं लगा था। ये कुरकुरा पीला था और खुशबू की लहर फैला रहा था। आप खाना बना सकते हैं, युवा मास्टर, आप बहुत अच्छे हैं। अली द्वारा अपने भाई को गाड़ी से बाहर निकालने में मदद करने के बाद वो हुआन फैंग की मदद करने के लिए तैयार थी। हालांकि उसे जल्द ही पता चला कि वो बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती। हुआन फैंग का कौशल उससे कहीं बेहतर था। मैं यही बनाता हूँ, यह वो नहीं है जो आम लोग खा सकते हैं, हुआन फैंग ने गर्व से कहा। न केवल अली बारबेक्यू की गंध से आकर्षित होते हैं, बल्कि कल्पित बौने भी आकर्षित होते हैं। खाने का ये तरीका सबसे पहले उन्होंने ही देखा है। इसके अलावा इसकी खुशबू भी बहुत स्वादिष्ट होती है। उन्होंने कई बार अच्छा खाना नहीं खाया है और वे इस गंध से खुद को आकर्षित होने से नहीं रोक पाते हैं। इधर उधर मत बैठो, यहाँ आओ। हुआन फैंग ने चीजें पकाने के बाद अली को कुछ अपने भाई के पास ले जाने के लिए कहा और फिर उसने कल्पित बौने को बुलाया। अच्छा, तुम्हारा खाना कौन खाना चाहता है? मिया ने चिढ़ते हुए कहा। जाहिर तौर पर वो अभी भी हुआन फैंग से नाराज थी। यदि तुम नहीं खाओगे तो तुम भूखे रहोगे, हुआन फैंग ने कहा। वैसे ये जंगल है, आपको हमेशा भोजन मिल सकता है ना? तब मैं आपका इलाज नहीं करूंगा। कौन जानता है कि हुआन फैंग के खत्म होने के ठीक बाद मिया ने उसके हाथ से मुर्गे की टांग छीन ली और एक टुकड़ा खाया और कहा, तुम नहीं चाहते कि मैं खाऊं, मैं बस खाना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जाहिर है मिया सिर्फ हुआन फैंग को दुखी करना चाहती है। अगर वो खुद को बर्दाश्त नहीं कर सकता और खुद को जाने दे सकता है तो ये सबसे अच्छा है। हालांकि जाहिर है मिया थोड़ी भोली है, अगर वो उसे पसंद नहीं करती तो वो उसे मार डालेगी, जाने नहीं देगी। बात सिर्फ इतनी है कि वो हुआन फैंग से अच्छे स्वभाव के साथ मिली।
हुआन फैंग मिया के व्यवहार से बहुत नाराज नहीं है। वो मुस्कुराता है और बची हुई मांसपेशियां कल्पित बौने के दासों को दे देता है। उन लोगों को पदभार ग्रहण करने में शर्म आती है। हालांकि वे सामान्य समय में शायद ही कभी मांस खाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे इसे कभी नहीं खाएंगे। इसके अलावा हुआन फैंग का पका हुआ भोजन वास्तव में स्वादिष्ट है। कल्पित बौने के गुलाम ढेर सारा शिकार लेकर आए, जो हर किसी के खाने के लिए पर्याप्त था। हुआन फैंग ने अंततः ऑक्स के भोजन की मात्रा देखी। उसने अकेले ही 3 जादुई खरगोश और एक लाल फूल वाला चिकन खा लिया। भोजन की मात्रा कम नहीं थी और राक्षस के शरीर का इतना मजबूत होना कठिन था। और हुआन फैंग ने भी कल्पित बौने को कुछ शाकाहारी व्यंजन बनाने में मदद की। हालांकि उन्होंने मांस भी खाया, लेकिन उन्होंने ज्यादा नहीं खाया। यहाँ तक कि मिया, जो हुआन फैंग के खिलाफ लड़ना चाहती थी, ने केवल कुछ ही काटे। आखिर वे शाकाहारी भोजन खाने के आदी थे। वे कल्पित बौने हुआन फैंग के विशेष खाना पकाने के लिए बहुत आभारी हैं। उन्हें यह भी लगता है कि हुआन फैंग वास्तव में एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, जैसा कि अली ने कहा। और हुआन फैंग की खुद को पूरी तरह से गुलाम मालिक के रूप में न मानने की प्रथा ने भी इन कल्पित बौनों के दासों को पहली बार हुआन फैंग के बारे में अच्छा महसूस कराया। यहाँ तक कि मिया का हुआन फैंग के प्रति रवैया भी काफी बेहतर था। पहले आराम करो, मैं रात के पहले पहर में ड्यूटी पर रहूंगा, तुम तीनों रात के दूसरे पहर में ड्यूटी पर रहोगे, हुआन फैंग ने लोगों से कहा। और ड्यूटी पर उनकी जगह लेने वाले 3 आदमी स्वाभाविक रूप से कल्पित बौने के 3 आदमी थे। अली और एडीए हुआन फैंग को रात देखने में मदद करना चाहते हैं, लेकिन हुआन फैंग ने उन्हें अस्वीकार कर दिया है। इस समय एडीए को अच्छा आराम देकर ही वो तेजी से ठीक हो सकता है। जहां तक उन कल्पित बौनों की बात है, उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। जाहिर है वे हुआन फैंग की व्यवस्था से सहमत थे। सबके आराम करने के बाद हुआन फैंग पेड़ पर निर्भर हो जाता है और सोचने लगता है कि उसे इस समय और स्थान में क्या करना चाहिए, ताकि वो यहाँ बिना कुछ लिए ना आ सके, जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। एनबीएसपी नेटवर्क का नया संस्करण, तेज और अधिक स्थिर। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 745 आकाश में आंखें। हुआन फैंग को यहाँ आए कुछ दिन हो गए हैं। उसे दुनिया की कुछ समझ है। ये शक्ति की दुनिया है। चाहे आप कहीं भी जाएं, आप मजबूत और सम्मानित हैं। यदि आप कमजोर हैं, तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कानून की दुनिया नहीं, मुट्ठी की दुनिया है। इसलिए अगर हुआन फैंग पैसा कमाने के लिए यहाँ एक उद्योग स्थापित करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे अपनी सशस्त्र सेना की जरूरत है। इस तरह अन्य प्रतिभाएं उसके साथ शुरू नहीं होंगी और वह आराम से पैसा कमा सकता है। भाड़े के सैनिकों का एक समूह बनाना एक अच्छा विचार है। हुआन फैंग को इसका एहसास नहीं था, लेकिन जब उसने खुद को एक भाड़े के सैनिक के रूप में पंजीकृत किया, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि वो दासों से भरा एक भाड़े का समूह बना सकता है और वो उन्हें आंतरिक कौशल और चालें सिखा सकता है। इस तरह भाड़े के समूह के पास न केवल ताकत होगी, बल्कि उच्च वफादारी भी होगी, जो हुआन फैंग को चाहिए। लेकिन इससे पहले कि उनकी योजना क्रियान्वित हो पाती, इंजिकिन के साथ संघर्ष के कारण उन्हें रुकना पड़ा। अब वो पहले केवल अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है और फिर दूसरे शहरों में जाकर अपनी ताकत का फिर से विस्तार कर सकता है। इससे पहले कि उसकी ताकत पूरी तरह से अपने परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा न कर सके, वो हातियन शहर वापस नहीं जा सकता। हुआन फैंग को पता है कि उनके पीछे की परेशानियां पूरी तरह से हल नहीं हुई हैं और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग हैं जो एक साधारण संघर्ष के कारण अपने कौशल में रुचि रखते हैं। जाहिर है वो बाकी दुनिया के लिए अच्छे कौशल के आकर्षण का अनुमान नहीं लगाता है। हालांकि खतरे की अपनी धारणा और एक छोटे ईगल की उपस्थिति के साथ हुआन फैंग अपनी सुरक्षा के बारे में बहुत चिंतित नहीं है। चूंकि वो पहले ही दूसरा पक्ष छोड़ चुका है, इसलिए वो दूसरे पक्ष को पकड़ने नहीं देगा। हालांकि भले ही दूसरा पक्ष उसे पकड़ न सके, ये रहस्यमय कौशल भी एक बहुत ही खतरनाक जगह है। उनके लिए यहाँ से होकर दूसरे शहरों में जाना बहुत मुश्किल है। और कई कल्पित बौने के गुलाम भी हुआन फैंग को थोड़ा असामान्य महसूस कराते हैं। जाहिर है एमआई नाम का व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है, लेकिन अगर वो कुछ नहीं कहता है तो उसका इरादा यह नहीं है कि उससे जबरदस्ती पूछा जाए। वैसे भी वे उसके अपने गुलाम हैं और चाहे तो भाग नहीं सकते। उन्हें भाई बहन की तरह एक दूसरे के प्यार में कैसे डाला जाए, ये भी एक सिरदर्द है। इन चीजों के बारे में सोचने के अलावा हुआन फैंग को यह भी सोचना होगा कि पैसा कमाने के लिए उसे कौन सा उद्योग स्थापित करना चाहिए। आखिरकार यह उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्या वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए अन्य स्थानों पर नहीं जा रहा है? वर्तमान में हुआन फैंग के पास पैसा कमाने के कई तरीके हैं। एक है शराब बनाना। दुनिया में लोग शराब पीना पसंद करते हैं, खासकर बौने। बताया जाता है कि वे शराब के आदी हैं। यदि वे खाना नहीं पिएंगे तो उन्हें कष्ट होगा। हालांकि दुनिया की शराब और उसकी जियानियांग स्पष्ट रूप से अतुलनीय है, इसलिए यह एक अच्छा उद्योग है जिससे पैसा कमाया जा सकता है। जहां तक दूसरे की बात है जो पैसा कमा सकता है, वो हथियार उद्योग है। हुआन फैंग ने पाया कि इस दुनिया में हथियार निर्माण बहुत पिछड़ा हुआ है। वो बहुत तेज तलवार नहीं है, वो यहाँ एक जादुई हथियार की तरह मौजूद रह सकता है। जब वो इस स्थान को छोड़ देता है और एक एजेंट ढूंढ लेता है, तो वो दूसरे पक्ष को वास्तविक दुनिया में ठंडे हथियार बेचने दे सकता है। एक और चीज जिससे पैसा कमाया जा सकता है वो हुआन फैंगांग को अभी पता चला है, ये भोजन है। जाहिर तौर पर दुनिया खाना बनाने में बहुत अच्छी नहीं है। ये कुछ मोनोसोडियम ग्लूटामेट बनाने, कुछ आधुनिक मसाले बनाने और लोगों को खाना पकाने का कौशल सिखाने में अच्छा नहीं है। यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं तो रेस्तरां खोलना अच्छा नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दुनिया में इतनी सारी जगहें हैं जो पैसा कमा सकती हैं। ये वास्तव में विकास के बिना एक खजाने वाली भूमि है। बेशक ऐसी कई परियोजनाएं हैं जिनसे पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब वो यहाँ से सुरक्षित निकल सके और उसके पास अपनी शक्ति हो। सब कुछ धीरे धीरे करना होगा। रात का पहला पहर जल्दी बीत गया। हुआन फैंग ने 3 कल्पित बौनों को जगाने के बाद पेड़ पर भरोसा किया और अपनी आंखें बंद कर ली। सोने के बजाय उन्होंने अभ्यास करना शुरू कर दिया। यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ वो मुट्ठी बांधकर बात करते हैं। अधिक ताकत के साथ उसके पास अधिक सुरक्षा है। राजकुमारी, राजकुमारी, ये पुष्टि करने के बाद कि हुआन फैंग सो रहा था, 3 कल्पित बौने ने धीमी आवाज में एमआई को जगाया।
हालांकि उन्होंने एमआई को कुछ असामान्य कहा। एमआई ने जल्द ही अपनी आंखें खोली। दरअसल उसे ठीक से नींद नहीं आई। वो हुआंग फैंग के आराम करने का इंतजार कर रही थी और जल्द ही एक और परी जाग गई। राजकुमारियां खलनायकों की गलती है, अन्यथा राजकुमारियां इस स्तर तक नहीं गिरती। इससे पहले जिस जिन ने हुआंग फैंग के साथ एक साधारण बातचीत की थी, उसने आत्मनिंदा के साथ एमआई से कहा, जिल को बचाएं, मैं इसके लिए आपको दोषी नहीं ठहराता। यह मेरी अपनी मनमानी है। मुझे खेलने के लिए बाहर भागना पड़ता है, इसलिए मैं पकड़ा जाऊंगा। इसका असर आप पर भी पड़ रहा है। मिया ने गंभीरता से चेहरा बनाते हुए कहा। इस समय उसने और हुआंग फैंग ने पहले अनियंत्रित उपस्थिति देखी, जो काफी अलग थी। वास्तव में हुआंग फैंग ने पहले जो देखा वो मिया की अनियंत्रित उपस्थिति थी, जो पहले वास्तविक थी। हालांकि उसकी इच्छाशक्ति के कारण सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और गुलाम बना लिया गया। मिया बहुत आत्मसंतुष्ट थी, इसलिए वो काफी परिपक्व हो गई। रक्षा करना मेरे लिए अच्छा नहीं है, नहीं तो राजकुमारी गुलाम नहीं बनेगी। जिल ने कहा कि अगर एमआई की सुरक्षा नहीं की गई होती तो वह अब अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए खुद को मार डालता। ठीक है, चलो उस बारे में बात नहीं करते। अब हमें सोचना होगा कि क्या करना है। मिया ने हाथ हिलाते हुए कहा कि वह इसके बारे में जानती थी कि वो मुख्य जिम्मेदारी खुद लेने जा रही थी और यह एक दूसरे की जिम्मेदारी लेने में जल्दबाजी करने का समय नहीं था। राजकुमारी, चलो अब दौड़ें। वैसे भी वे सभी सो रहे हैं। जंगल में हम इंसानों से ज्यादा परिचित हैं। जब तक हम परिवार के पास वापस जाते हैं हम ठीक रहेंगे, एक और परी ने कहा। हाँ, हम जंगल में सबसे परिचित हैं, हमारा बचना निश्चित है, दूसरे गार्ड ने कहा। यहाँ तक कि जिल भी थोड़ा हिल गई। आखिरकार जब वे छोटे थे तो कल्पित बौने जंगल में रहते थे। जंगल को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। भले ही यह वो जगह न हो जहाँ वे रहते हैं, फिर भी बचना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल नहीं, कौन जानता है। मिया ने वास्तव में अपना सिर हिलाया और कहा, क्या तुम्हें पता नहीं चला कि आदमी हमेशा अपने पीछे पीछा करने वालों की दिशा पहले से पता लगा लेता है? राजकुमारी, आपका क्या मतलब है? जिल से पूछा। एमआई एक सरल और भोली व्यक्ति है, लेकिन वो एक सावधान व्यक्ति भी है। खासकर पिछली घटनाओं के बाद वो अधिक परिपक्व है और उसकी अवलोकन शक्ति एक से अधिक स्तर तक बढ़ गई है। हमारी आंखें आकाश में हैं, मिया ने अपने हाथों से आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा। कई अन्य कल्पित बौनों ने अवचेतन रूप से हवा की ओर देखा, लेकिन वहां अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एनबीएसपी नेटवर्क का नया संस्करण, तेज और अधिक स्थिर। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 746 कल्पित बौने की राजकुमारी। दिन के दौरान मैंने एक विशेष नजर रखी। हमारे सिर पर कुछ है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि यह बहुत ऊंचा है। मैं नहीं देख सकता कि यह क्या है। ये लंबे समय से हमारे साथ है। मुझे संदेह है कि यह एक उड़ने वाला वॉरक्राफ्ट है, आदमी वश में करता है, मिया ने कहा। लोग बहुत खुश दिख रहे हैं। इस दुनिया में कोई भी वॉरक्राफ्ट को वश में नहीं करता है। हालांकि निम्न स्तरीय वॉरक्राफ्ट को वश में करना आसान है। उदाहरण के लिए जादुई खरगोश अब एक प्रकार का वॉरक्राफ्ट है जिसे कई सामान्य लोग वश में कर सकते हैं। हालांकि उच्च स्तरीय वॉरक्राफ्ट को वश में करना मुश्किल है, जबकि जो उड़ सकते हैं उन्हें पकड़ना और भी मुश्किल है। एक बार जब वॉरक्राफ्ट को मास्टर द्वारा वश में कर लिया जाता है तो यह वास्तव में मास्टर के दिमाग से जुड़ सकता है और हुआंग फैंग को आसपास की स्थिति पर नजर रखने में मदद कर सकता है, जो आश्चर्य की बात नहीं है। तो हम बिल्कुल भी बच नहीं सकते। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उस आदमी ने उस आदमी से निपटने की पूरी कोशिश की जिसने पहले हमला किया था। उसके पास अभी भी कुछ रखने के लिए है, एमआई ने कहा। और क्या रखते हो? जिल आश्चर्य से बोली। यहाँ तक कि अन्य लोग भी अविश्वसनीय थे। उन्होंने बहुत सारे हमले देखे, हालांकि रास्ते में उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। हुआंग फैंग की ताकत पहले से ही बहुत मजबूत थी। यहाँ तक कि अगर कोई कहता है कि वो एक तलवारबाज था तो उन्हें विश्वास होगा कि हुआंग फैंग ने अपनी ताकत बरकरार रखी थी। क्या वो सचमुच इतना मजबूत है? जिल को अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत होगा, मिया ने कहा। तो हम क्या करें? बस उसका अनुसरण करें और उसके गुलाम बने, दूसरी परी ने पूछा। बिल्कुल नहीं, मिया ने कहा कि हालांकि वो जानती थी कि हुआंग फैंग मजबूत था और वहां एक युवा बाज था, वो जीवन भर गुलाम नहीं रहना चाहती थी। हालांकि हम उसे हमें जाने देने के लिए मनाने की कोशिश कर सकते हैं। क्या वो सहमत हो सकता है? मैं भी नहीं जानता, मिया ने कहा, लेकिन ये हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका है और इसमें सफल होना संभव है। मुझे लगता है कि वो वास्तव में अन्य दास मालिकों से अलग है और शायद अंत में वो ऐसा कर सकता है। आखिरकार अन्य दास मालिक अपने स्वयं के दासों को बचाने या अपने स्वयं के दासों के लिए खाना पकाने का जोखिम नहीं उठाएंगे। लोगों के लिए अच्छी नींद लेना वाकई मुश्किल है। जैसे ही ये कल्पित बौने इस बारे में बात कर रहे थे कि कैसे हुआंग फैंग को जाने दिया जाए, अचानक हुआंग फैंग की आवाज आई, जिससे वे डर गए। हुआंग फैंग इस समय खड़े हो गए और कई लोगों के पास आए और कहा, आप जानते हैं कि आप बच नहीं सकते, इसलिए मेरे पीछे अच्छी तरह से चलो। शायद जब मैं अच्छे मूड में होऊंगा तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। क्या तुमने सुना कि हमने क्या कहा? मिया ने हुआंग फैंग की ओर देखा और कहा कि उन्होंने अभी पुष्टि की है कि हुआंग फैंग सो गए थे और वे हुआंग फैंग से बहुत दूर थे। आवाज बहुत धीमी थी। अप्रत्याशित रूप से हुआंग फैंग ने ये सब सुना। हाँ, मेरी एल्वेन राजकुमारी, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मूल रूप से मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन कोई आया। मुझे लगता है कि आप थोड़ी देर के लिए बात करना बंद कर सकते हैं। हुआंग फैंग ने 2 कदम उठाए, फिर उनकी ओर देखने के लिए मुड़े और कहा, इसके अलावा आपकी सतर्कता बहुत कम है। कोई हमारे करीब है और आपको इसका पता नहीं चला। उसके बाद हुआंग फैंग कई लोगों के सामने गायब हो गया। जल्द ही, ज्यादा दूर नहीं, एक लड़ाई हुई जिससे भाई और बहन दोनों जाग गए। जब कई बौनों ने एक दूसरे की ओर देखा तो मिया ने अपने दांत बींच लिए और जिल से कहा, आप भी मदद करें। ठीक है, जहां तक राजकुमारी की बातों का सवाल है, उन्होंने स्पष्ट रूप से उनकी बात सुनी, इसलिए जिल और अन्य लोगों ने वो धनुष और तीर लिया जो हुआंग फैंग ने उन्हें पहले दिया था और उस स्थान पर चले गए जहां उन्होंने लड़ाई की थी। एमआई ने पहले ही इसके बारे में सोच लिया है।
वे बच ही नहीं सकते। हुआंग फेंग ने अभी अभी जाते समय जो हाथ दिखाया था, उसे ये सुनिश्चित करने दे कि हुआंग फेंग ने उसे पहले भी रखा था। इस तरह उन्हें हुआंग फेंग के साथ ईमानदार रहना होगा, उसे मनाना होगा और उसे दूसरों को जाने देना होगा। यदि वे उसे मनाना चाहते हैं तो उन्हें पहले उसकी मदद करनी होगी। हुआंग फेंग अब अपने पीछे पीछा करने वालों के हाथ में है। रात में या जंगल में उसकी छाया लबादे का उड़ने का कार्य अधिकतम हो गया है। उन दुश्मनों ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हुआंग फेंग पहले ही उनकी तरफ उड़ चुका है और एक झटके में चला गया है। उन लोगों के पास वापस लड़ने का कोई मौका नहीं है। 3 जेल लोगों के शामिल होने से अंततः वे लोग ढह गए। ये कहने के लिए कि जंगल में कौन सी जाति सबसे शक्तिशाली है, कल्पित बॉनो को कहना चाहिए कि दूसरे को जाने दो, पहले को पहचानने की कोई हिम्मत नहीं करता। जंगल में वे न केवल खुद को बेहतर ढंग से छिपा सकते हैं, बल्कि बेहतर हमला भी कर सकते हैं, जिससे दुश्मन रक्षाहीन हो जाता है। जो लोग हुआंग फेंग पर हमला करने आए थे, उन्हें अंत में हुआंग फेंग और जिल के कपड़े भी नहीं मिले, इसलिए वे सभी मारे गए। हुआंग फेंग ने बस युद्ध के मैदान को साफ किया और उस स्थान पर लौट आए जहां वे पहले रुके थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके गार्डों में कुछ क्षमताएं होंगी, हुआंग फेंग मिया के पास बैठे और कहा। अभी अभी हुआंग फेंग ने भी देखा कि हालांकि यह अंधेरे में था, एल्विस के 3 रक्षक तीरंदाजी में काफी आगे थे, लगभग 100 गुना। भले ही वे जल लकड़ी से घिरे हों, फिर भी उन पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ सका। ये कहा जा सकता है कि उनमें से प्रत्येक के पास बड़े भाइयों और बहनों की तुलना में अधिक लड़ने की शक्ति थी और वे राजकुमारी रक्षक बनने के योग्य थे। बिल्कुल, मिया ने गर्व से कहा, उनके कौशल की तुलना में मैं अधिक उत्सुक हूँ। आप एक योगिनी राजकुमारी द्वारा कैसे पकड़ लिए जा सकते हैं और गुलाम बन सकते हैं? हुआंग फेंग ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा। हुआंग फेंग की बातें सुनकर मिया का गर्वित चेहरा अचानक गायब हो गया। वो थोड़ी उदास थी। वैसे भी हुआंग फेंग को पहले से ही अपनी पहचान पता थी और उसने इसे अब और नहीं छिपाया। इसके अलावा वो अभी भी हुआंग फेंग के साथ एक अच्छा रिश्ता रखना चाहती थी ताकि वो खुद को और दूसरों को जाने दे सके। मैं गहरे जंगल में पला बड़ा हूँ, इसलिए मैंने कई सालों तक बाहरी दुनिया नहीं देखी, इसलिए मैं उत्सुक था। जबकि मेरी दादी ने ध्यान नहीं दिया, मैं चुपके से कई गार्डों और एक नौकरानी के साथ बाहर भाग गया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उम्मीद मत कीजिए कि जब हम सड़क पर थे, उन शापित दास व्यापारियों ने हम पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिन्होंने कल्पित बौने को पकड़ लिया और मैं पकड़ा गया। उसके बाद जिलो और अन्य लोग भी बिना किसी लड़ाई के पकड़े गए, इसलिए मैंने सभी को मार डाला। ये देखकर कि एमआई रोने वाली थी, हुआंग फेंग ने जल्दी से कहा, नहीं रो मत, यहाँ दुख बेचने का कोई फायदा नहीं है। अगर यह मुझे परेशान करता है तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे। एमआई ने हुआंग फेंग की ओर घूरकर देखा, उसके आंसुओं को दबा दिया जो वो बहाने वाली थी, और फिर बोली, तो क्या आप हमें जाने देंगे? क्यों नहीं? हुआंग फेंग मुस्कुराए और एक दूसरे की ओर देखा। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 747 इंची की गा रहा है। हुआंग फेंग ने पहले इन कल्पित बौनों के दासों को क्यों खरीदा था? इसका कारण ये था कि वो जिज्ञासु था और उसे अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए उनके कौशल की आवश्यकता थी। ये पता चला कि उनके पास कुछ कौशल थे, कम से कम एक जोड़े से कहीं बेहतर। हालांकि हुआंग फेंग के पास कल्पित बौने के दास होना जरूरी नहीं है। वैसे भी उसके पास आंतरिक मानसिक कौशल और 7 ऑब्सीडियन थंडरक्लैप मुट्ठी है। जब तक उसके पास समय है, वो कुछ ऐसे लोगों को विकसित कर सकता है जो इन कल्पित बौनों के गुलामों से कमतर नहीं हो। इसके अलावा वफादारी के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हुआंग फेंग के लिए अच्छी खबर नहीं है कि एमआई अभी भी कल्पित बौने की राजकुमारी है। आखिरकार उसका रुतबा जितना ऊंचा होगा, उतने ही अधिक लोग उन्हें बचाने आएंगे। ये हुआंग फेंग के लिए एक परेशानी है। भले ही वो इससे डरता नहीं है, उसने जो भाड़े की रेजिमेंट छोड़ी है वो अकेले कल्पित बौने की पूरी दौड़ का सामना करेगी। ये स्पष्ट रूप से अच्छी बात नहीं है। इसलिए हुआंग फेंग निश्चित रूप से एमआई को जाने देंगे। इसके अलावा वो मिया की पहचान का उपयोग करके भी कई लाभ प्राप्त कर सकता है। इस तरह हुआंग फेंग अभी भी इस व्यवसाय से पैसा कमा सकते हैं। सच में, क्या आप सचमुच हमें जाने देना चाहते हैं? मिया को नहीं पता था कि हुआंग फेंग ने क्या सोचा था। ये सुनकर कि वो खुद को और दूसरों को जाने देगा, उसने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा, बेशक, लेकिन अभी नहीं। हुआंग फेंग ने कहा, इसके अलावा आपको कुछ लाभ भी देने होंगे। आखिरकार मैंने आपको पहले भी खरीदा था, लेकिन मैंने बहुत पैसा भी खर्च किया था, आप ये जानते हैं। बिल्कुल, मिया ने कहा। इस बिंदु पर हुआंग फेंग सही है, और यदि हुआंग फेंग उन्हें खरीदने के लिए नहीं थे तो उन्हें अन्य लोगों द्वारा खरीदा गया था। फिर वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं, आपकी छोटी बहन आपको गर्म करती है फिल्म के साथ। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 748 मेरे पास पैसा है। उठो, उन सभी को मुझे दे दो, उनके पास केवल कुछ ही लोग हैं। डरो मत, उन्हें मार डालो, मैं उसे 2000 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। एनजी किंग पीछे से चिल्लाया। हालांकि जब उसने दूसरों को बुलाया तो वो पीछे हट रहा था। इस समय उन्होंने हुआंग फेंग के साथ फिर से लड़ाई की। उसे एहसास हुआ कि वो पहले कुछ ज्यादा ही क्रोधी था। वो घर पर समाचार की प्रतीक्षा कर सकता था, खुद को जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए एनजी किंग इस खतरनाक जगह को छोड़ना चाहता है। पुरस्कार के अंतर्गत वीर पुरुष होने चाहिए। एनजी किंग के पास इनाम देने के लिए बहुत अधिक पैसा है, इसलिए बहुत से लोग प्रभावित हैं। वे उस स्थान पर भागते हैं जहां उन्हें लगता है कि दूसरा पक्ष छिप सकता है, और हुआंग फेंग और अन्य को मारना चाहते हैं ताकि इनाम प्राप्त कर सके। इन लोगों ने जो नहीं देखा वो ये था कि हवा से एक आकृति उड़ रही थी और वो पहले ही उनके पीछे की ओर उड़ चुकी थी। शानदार शाखाओं का अच्छा सुरक्षात्मक प्रभाव था। धिक्कार है, वो आदमी इतना शक्तिशाली क्यों है? वो उस स्थान पर पीछे हट गया था जिसे वो बिल्कुल सुरक्षित समझता था, और एनजी किंग ने डांटा था। क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? एक जिकी कुछ परिचित था, लेकिन उसके पीछे से आवाज का कुछ डर भी था। वो तुरंत पीछे मुड़ा। उसने हवा में तैरते हुआंग फेंग को देखा। आप एनजी किंग ने हवा में हुआंग फेंग की ओर इशारा किया, लेकिन वो कुछ देर तक बोल नहीं सका।
उसने ये भी नहीं सोचा था कि हुआंग फैंग उसके पीछे था और वो अभी भी हवा में लटका हुआ था। आप जानते हैं, वे महान जादूगर या तलवारबाज भी उड़ सकते हैं, लेकिन हवा में उड़ना कठिन है। एंजिकिन को उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग ऐसा कर सकते हैं, जो उनकी उम्मीद से परे था। और एंजिकिन का अनुसरण करने वाले कई अंगरक्षक भी घबराए हुए हैं। हुआंग फैंग हंसता है और हवा से नीचे उड़ जाता है। वो अनेक लोगों के बीच घूमता रहता है। जब एंजिकिन प्रतिक्रिया करता है तो उसके आसपास के कई गार्ड मर जाते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि यह क्या है। तुम कहते हुए वो फिर से हकलाया, लेकिन इस बार आश्चर्यचकित होने के अलावा वो अधिक डरा हुआ था। हुआंग फैंग का कौशल उनकी कल्पना से परे था। आप क्या हैं? क्या आप एक शब्द भी पूरा नहीं कह सकते? हुआंग फैंग फिर से हवा में तैरता है और एंजिकिन को देखता है। मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मुझे जाने दो। हुआंग फैंग के दबाव में जिकिंग अचानक एक उत्साही व्यक्ति बन गया। हुआंग फैंग से पूछताछ करने के बजाय उसने हुआंग फैंग से दया मांगी। हुआंग फैंग के पिछले प्रदर्शन के अनुसार ये स्पष्ट है कि हुआंग फैंग को पैसे से बहुत प्यार है। क्या मैं इतना लालची हूँ? हुआंग फैंग ने उसकी नाक को छुआ और फिर एंजिकिंग से कहा, पैसे ले लो। हालांकि हुआंग फैंग को दूसरे लोग लालची मानते हैं, जिससे वो दुखी रहता है, वो पैसे के साथ नहीं रह सकता। और एंजिकिंग भी अपना पैसा टिकट निकालकर बहुत खुश है और अभी भी 3000 सोने के सिक्के हैं। यह एंजिकिंग वास्तव में समृद्ध है। दरअसल हुआंग फैंग को नहीं पता था कि एंजिकिंग के पास आमतौर पर इतना पैसा नहीं होता है और वो इतना पैसा नहीं लाएगा। हालांकि इस बार उसे दूसरों के साथ हुआंग फैंग का पीछा करने पर पैसा खर्च करना होगा। इसके अलावा जब एंजिकिंग अभी भी अपने तरीके के बारे में सोच रहा है, तो वो अधिक भाड़े के सैनिकों को काम पर रख सकता है। उस स्थिति में वो हुआंग फैंग को मारने के लिए अधिक आश्वस्त होगा। लेकिन अब ये पैसे जाहिर तौर पर सस्ता होने जा रहा है। मुझ में बस इतना ही है, आप मुझे जाने दीजिए, और जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं आपको और अधिक दे सकता हूँ। एंजिकिंग को डर था कि हुआंग फैंग को लगा कि पैसे कम है, इसलिए उसने जल्दी से उससे कहा, ये सचमुच एक अमीर परिवार का बच्चा है। हुआंग फैंग ने अफसोस जताया कि अकेले एंजिकिंग से 8000 सोने के सिक्के लूट लिए गए थे। यदि इन्हें वास्तविक नर्म में सिक्कों में परिवर्तित किया जाए तो यह 8 मिलियन होगा। बस कुछ ही दिन की बात है। निश्चित रूप से पैसा तेजी से आ रहा है। ऐसा लगता है कि हुआंग फैंग का रवैया थोड़ा ढीला है। एंजिकिंग खुश है और आशान्वित महसूस करती है। हालांकि इससे पहले कि उसकी मुस्कान प्रकट हो, उसके दिल में एक दर्द महसूस होता है। तभी वो देखता है कि उसकी छाती में एक लंबी तलवार है। दुर्भाग्य से मैं आप जैसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। आपका पैसा अगले जीवन के लिए आप पर छोड़ दिया जाना चाहिए। हुआंग फैंग एंजिकिंग के सामने खड़े हो गए और शांति से कहा, नहीं नहीं। एंजिकिंग ने अपना मुंह खोला और हुआंग फैंग के पास पहुंचा। हालांकि उसके शरीर में जीवन शक्ति तेज गति से भाग रही थी। अंत में वो हुआंग फैंग को छू नहीं सका, इसलिए वो आखिरी सांस लेने को तैयार नहीं था। हुआंग फैंग अपनी लंबी तलवार वापस लेता है और उसे एंजिकिंग के शरीर पर पहुंचता है। उसे याद नहीं आ रहा कि यह आदमी पहला आदमी है जिसे उसने इतने दिनों में मारा है, लेकिन उसके दिल में ज्यादा भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं है। इस तरह मुझे सिजोफ्रेनिया नहीं होगा। हुआंग फैंग ने मन ही मन सोचा कि अन्य जगहों पर वो बिना पलक झपकाए लोगों को मार सकता है, लेकिन वास्तविक दुनिया में उसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा और लोगों को यूं ही चोट नहीं पहुंचानी होगी। ऐसे में उन्हें सचमुच संदेह हो गया कि क्या उन्हें मस्तिष्क संबंधी कोई समस्या होगी। जब हुआंग फैंग पिछली जगह पर लौटे तो वहां लड़ाई समाप्त हो रही थी। उसके पक्ष का कोई भी दास नहीं मरा। नजदीकी लड़ाई में केवल बड़े भाई बहन को थोड़ी चोट आई। हालांकि एंजिकिंग द्वारा लाए गए लोगों ने पहले ही उनमें से आधे को मार डाला था और घायल कर दिया था। उनमें से बाकी लोग लगभग भाग चुके थे। साफ करो, चलो चलते हैं, हुआंग फैंग ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों से कहा। उस बुरे आदमी के बारे में क्या? मिया जाहिर तौर पर अभी भी एंजिकिंग के बारे में सोच रही है। मृत, हुआंग फैंग ने हल्के से कहा। मर गया, ये वास्तव में उसके लिए सस्ता है। मिया ने नफरत से कहा कि कल्पित बौने हमेशा एक शांतिप्रिय जाति रहे हैं। हालांकि वर्षों से मनुष्य कल्पित बौने को गुलाम के रूप में पकड़ते आ रहे हैं, इसलिए दोनों पक्षों के बीच विरोधाभास तेज हो गया है और कल्पित बौने अब मनुष्यों पर नर्म नहीं होंगे। एडीए, तुम्हें अभी कैसा महसूस हुआ? जाने के रास्ते में हुआंग फैंग ने एडीए से पूछा। युवा मास्टर, मुझे लगता है कि मेरी ताकत दोगुनी से भी अधिक हो गई है, एक बड़े चेहरे ने खुशी से कहा। हालांकि तुरंत कहा, हालांकि अली, वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। शरीर में वायु प्रवाह है जो आपने कहा था। सचमुच, ये बहुत अच्छा है। हुआंग फैंग ने कुछ शर्मिंदा अली की ओर देखा और कहा। 2 दिन पहले हुआंग फैंग ने बड़े भाई और बहन ए को आंतरिक मानसिक कौशल और 7 याओ थंडर मुट्ठी सौंपी। इन 2 दिनों में जैसे ही उनके पास समय था, उन दोनों ने अभ्यास किया। पिछली कई लड़ाइयों के बाद वे समझ गए हैं कि हुआंग फैंग की मदद करने के लिए उनकी ताकत बहुत कमजोर है, लेकिन वे अक्सर हुआंग फैंग को वापस खींच लेते हैं। अब वे अपनी वास्तविकता को सुधारने का अवसर देखते हैं। बल निश्चित रूप से एक हताश अभ्यास है। कियाओ अशिंग थंडर बॉक्सिंग एक भयंकर तरीका है जो ऑक्स के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसके अलावा आंतरिक शक्ति न होने पर भी यह अच्छी भूमिका निभा सकता है। वी चैट कोड सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 749 मिया को ले लिया गया है। एडीए की प्राकृतिक ताकत सामान्य ऑक्स की तुलना में अधिक है। इंसानों की तुलना में तो इसकी तुलना ही की जा सकती है। इसलिए क्योंकि याओ थंडर बॉक्सिंग उसके हाथों में अधिक शक्तिशाली भूमिका निभा सकती है। हुआंग फैंग से भी अधिक मजबूत जब उसके पास कोई आंतरिक शक्ति नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि हुआंग फैंग को उम्मीद नहीं थी कि अली आंतरिक शक्ति रखने वाला पहला व्यक्ति है। वो युवा दिखती है, लेकिन वो एक लोमड़ी महिला है जो पहले से ही आकर्षक रही है। इसके अलावा इसमें लगने वाला समय भी बहुत कम है। इंसानों के लिए इतने कम समय में आंतरिक शक्ति विकसित करना कठिन है। ऑक्स की तो बात ही छोड़िए, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, लेकिन अब अली अपनी आंतरिक शक्ति इतनी जल्दी विकसित कर सकता है जो हुआंग फैंग की उम्मीद से परे है।
हुआंग फैंग से पहले उन्होंने एडीए और उनके परिवार के सदस्यों को थोड़े समय में एक दूसरे से लड़ने के लिए कहा। वो तो बस उनकी खेती का असर देखना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से प्रभाव उससे भी बेहतर था जितना उसने सोचा था। हुआंग फैंग, आप उन्हें अभ्यास करने के लिए कौन सा कौशल देते हैं? क्या ऑक्स भी अभ्यास कर सकते हैं? मिया ने हुआंग फैंग से उत्सुकता से पूछा। हुआंग फैंग ने अपने आंतरिक मानसिक कौशल और मुट्ठी कौशल को बड़े भाई और छोटी बहन को दिया, लेकिन उन्होंने उन्हें कल्पित बोने को नहीं दिया। आखिरकार हुआंग फैंग के दिमाग में वे हमेशा अपना अनुसरण करेंगे और वे अपनी टीम का आधार होंगे। हालांकि कल्पित बोने अलग है, उनका जाना तय है। हुआंग फैंग स्वाभाविक रूप से नहीं चाहते कि उनका कौशल अब बाहर निकले। आप नहीं जानते कि आपको कौन से कौशल बताए जाएं। हुआंग फैंग ने कहा, ऑक्स अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो अभ्यास कर सकते हैं। हुआंग फैंग बड़े भाई और छोटी बहन को जादू सिखाना चाहते थे। हालांकि ऑक्स बुद्धि में कमजोर लग रहे थे और बिल्कुल भी जादू नहीं जगा सकते थे, इसलिए हुआंग फैंग को हार माननी पड़ी। हुआंग फैंग ने अनुमान लगाया कि दोनों अपनी आंतरिक शक्ति और कौशल को विकसित करने में सक्षम थे। इसका कारण शायद ये था कि उनमें से कोई भी दुनिया का कारण नहीं था, अन्यथा ऑक्स इतनी कम खेती कर सकते थे। मैं एक ही समय में दो से मिलने के लिए कितना भाग्यशाली हूँ। कोई बात नहीं, मिया ने कुछ असंतोष के साथ कहा, लेकिन वो ये भी जानती थी कि हुआंग फैंग को खुद पर और दूसरों पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने उसे और दूसरों के कौशल नहीं सिखाए। हालांकि मिया ने हुआंग फैंग को दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि उन्होंने जाने के लिए कहा था। हुआंग फैंग को खुद पर विश्वास नहीं होगा। आप दोनों का अभ्यास अच्छा है, भविष्य में हमारी भाड़े की रेजिमेंट के अन्य सदस्य हमारे साथ शामिल होंगे। आप बड़े मार्शल भाई और बड़ी मार्शल बहन हैं। हुआंग फैंग ने उन दोनों से कहा कि वे हुआंग फैंग से काफी उम्मीदें लगा सकते हैं। ठीक है युवा मास्टर। हालांकि वे बड़े मार्शल भाई और बड़ी मार्शल बहन का नाम नहीं जानते थे, फिर भी उन्होंने सिर हिलाया और हाँ कहा। भले ही हुआंग फैंग ने यह नहीं कहा, वे गंभीरता से अभ्यास करेंगे। हुआंग फैंग और उनका समूह कई दिनों से कोहरे के जंगल में चल रहे हैं, लेकिन वे अभी भी कोहरे के जंगल के केंद्र तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि जिस वॉरक्राफ्ट से उन्हें मुलाकात हुई वो और अधिक खतरनाक होती जा रही है। वॉरक्राफ्ट का आकार भी बढ़ रहा है और यहाँ तक कि उड़ने वाले वॉरक्राफ्ट भी है। यदि यह स्वयं भयंकर ईगल्स के लिए नहीं होता तो वे हवा में उड़ना जारी नहीं रख पाते। और हुआंग फैंग ने जियाओबाई को रिहा कर दिया है। जब पीछे पीछा करने वाले पीछा नहीं कर रहे होते हैं तो यहाँ लगभग कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। वॉरक्राफ्ट केवल विभिन्न प्रकार के होते हैं। जियाओबाई अंततः बिना किसी जांच के बाहर भाग सकती है। मिया को उस छोटे आदमी की परवाह नहीं थी, लेकिन जब जियाओबाई ने अपने आकार से 10 गुना से भी अधिक आकार के चौथे स्तर के वॉरक्राफ्ट को लात मारी तो किसी ने भी छोटे लड़के की ओर नहीं देखा। हुआंग फैंग ने अब तक इसके बारे में नहीं सोचा है। यदि उसे वास्तव में पवित्र बैंगनी फल मिलता तो वह इसे भाड़े के व्यक्ति को दे देता या उपयोग के लिए रख लेता। उस समय जब उन्होंने वो कार्य अपने हाथ में लिया तो उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह काम उन्हें सौंपना है, उन्होंने बस इसे अपने हाथ में ले लिया। आखिरकार उन्होंने कार्यस्थान पर कब्जा नहीं किया। हालांकि हुआंग फैंग भी जानता है कि पवित्र बैंगनी फल प्राप्त करना कठिन है। जियो यंग ने देखा कि उनके पीछे कोहरे के जंगल में कई लोग हैं। जाहिर है ये लोग उस चीज के लिए आते हैं। कोहरे के जंगल के बीच में स्थिति क्या है यहाँ तक कि जियो यंग को भी नहीं पता, क्योंकि वो वहाँ एक निश्चित दूरी पर बिल्कुल भी नहीं उड़ सकता है। न केवल कई उड़ने वाले वॉरक्राफ्ट उस पर हमला करने के लिए निकलते हैं, बल्कि वो भी बहुत शक्तिशाली खतरा महसूस कर सकता है और उसे अधिक तनावग्रस्त महसूस करा सकता है। इसलिए कुछ और दिनों के बाद हुआंग फैंग ने ईगल्स को वापस ले लिया। इसके बाद उन्हें खुद पर निर्भर रहना पड़ा। ध्यान से परिणाम स्वरूप हुआंग फैंग ने ईगल्स को वापस ले लिया। उसे खतरा महसूस होने में ज्यादा समय नहीं लगा। एक लंबी मोटी रतन जैसी चीज उनकी ओर खींची चली आई। हालांकि हुआंग फैंग ने तुरंत उसे याद दिलाया, फिर भी उसे थोड़ी देर हो गई है। अली उस चीज से बह गया है और मिया उस चीज से बह गई है। एमआईए द्वारा चीज को हटा दिए जाने के बाद वो लगातार वापस सिकुड़ती रहती है। इस समय लोगों को यह भी पता चला कि यह चीज वास्तव में एक मोटी अजगर है और उस अजगर की बाल्टी वास्तव में मोटी है और उसका अधिकांश शरीर शाखा पर छिपा हुआ है। एमआईए को दूर ले जाने के बाद वो अपने शिकार से संतुष्ट नजर आ रहा है। ये जल्दी निकल जाता है। हालांकि अजगर बहुत ताकतवर होता है, लेकिन उसकी गति बहुत तेज होती है। उन बौनों के गुलाम पहली बार इसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन वे पकड़ में नहीं आ सके हैं। यहाँ से मत जाओ, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। हुआंग फैंग समाप्त हो गया, शरीर दृष्टि के क्षेत्र में गायब हो गया है। कृपया राजकुमारी को बचाना सुनिश्चित करें, जिल की आवाज आ रही है। हुआंग फैंग घूरकर देखता है कि अजगर किस दिशा में जा रहा है। शैडो केप और लिंगो माइक्रोसटेप चरम पर पहुंच गए हैं और फिर वे धीरे धीरे अजगर के पास पहुंचते हैं। पुकारना जैसे ही हुआंग फैंग अजगर के करीब पहुंचने वाला था, अजगर अचानक रुक गया और फिर पूंछ तेजी से हुआंग फैंग की तरफ मुड़ गई। हुआंग फैंग समय रहते छिप गया। पूंछ एक मोटे तने पर थी और दोनों लोग मोटे तने से लिपटे हुए थे, इसलिए वो कट गई। हुआंग फैंग के पास जश्न मनाने का समय नहीं था, लेकिन प्रवृत्ति के साथ आगे बढ़ते हुए अजगर के पास जाने का अवसर जब्त कर लिया। अभी अजगर हुआंग फैंग को अपनी पूंछ से खींचना चाहता था, तभी मिया, जो पहले उसके शरीर में लिपटी हुई थी, हवा से बाहर गिर गई। हुआंग फैंग ने तेजी से उड़ान भरी और एमआई को पकड़ लिया। उसके बाद, हालांकि इससे पहले कि वो खुश हो पाता, उसे लगा कि वो आ रहा है। मेरे शरीर पर किसी भारी हथौड़े से वार किया गया था और पूरा शरीर तुरंत उड़ गया। पाइथन का हमला और गति स्पष्ट रूप से हुआंग फैंग की अपेक्षा से अधिक है। इसके अलावा हुआंग फैंग का शरीर उड़ने के बाद अजगर ने उसे फिर से चिपकाया, एक बड़ा मुंह खोला और हुआंग फैंग और उसके दो को निगलने की कोशिश की। ओह! एमआई बेकाबू होकर चिल्लाई। इस समय उन दोनों को अजगर के मुंह में खून भरी सांस महसूस हो सकती थी। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल सांप उन्हें निगल जाएगा। एनबीएसपी नेटवर्क का नया संस्करण, तेज और अधिक स्थिर। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 750 सांप के मांस का सूप। हालांकि हुआंग फैंग भ्रमित नहीं थे, उन्होंने देखा कि अजगर उन्हें और मिया को निगलने वाला था। उसने तुरंत अपनी लंबी तलवार उठाई और उसे अजगर के ऊपरी और निचले माथे के बीच रख दिया, ताकि वो चुप न रह सके।
उसके बाद हुआन फेंग ने अपनी लंबी तलवार छोड़ी और अपने शरीर की सारी ऊर्जा अपनी दाहिनी मुट्ठी पर केंद्रित कर दी। अचानक उसकी दाहिनी मुट्ठी पर चटकने की आवाज आई और नीली बिजली जैसी रोशनी चमकने लगी। हुआन फेंग ने एडगर पर अपनी दाहिनी मुट्ठी मारी। अपनी महान शक्ति और गति के कारण हुआन फेंग को लगता है कि उसके सामने का स्थान फट गया है। ये पहली बार है जब हुआन फेंग ने अपनी ताकत का पूरा उपयोग किया है। पहले भी इतने सारे लोगों के पीछा करने के बावजूद उसने अपनी ताकत बरकरार रखी है। हालांकि इस शक्तिशाली एडगर के सामने हुआन फेंग अब अपनी ताकत बरकरार नहीं रखता है। चूना हुआन फेंग की दाहिनी मुट्ठी सीधे पाइथन की बाईं आंख पर लगी, जिससे तुरंत उसकी लालटेन की आंखों पर चोट लग गई। हुआन फेंग का दाहिना हाथ सीधे एडगर के सिर में चला गया, जिससे मुट्ठी भर नीला खून आ गया। ओह, यह एक अजगर की तरह था जो खाने के दर्द के कारण दर्द भरी और तेज चीख निकाल रहा हो। फिर विशाल शरीर मानो समर्थन खो रहा हो, जोर से जमीन पर गिरा और नीचे कई शाखाएं टूट गईं। चूना अजगर का शरीर जमीन से टकराया और विशाल शरीर पूरी जमीन को हिलाता हुआ प्रतीत हुआ। हुआन फेंग मिया के शरीर से लिपट गया और धीरे धीरे नीचे गिर गया। वो अजगर के सामने रुक जाता है। अजगर मरा नहीं है और उसका शरीर अभी भी हिल रहा है। एकमात्र नजर हुआन फेंग को दुर्भावना से देखती है। ऐसा लगता है कि वो हुआन फेंग से बदला लेना चाहता है, लेकिन वो अब और आगे नहीं बढ़ सकता। क्या यह मर चुका है? ये देखकर कि अजगर ने आखिरकार संघर्ष करना बंद कर दिया, मिया ने सावधानी से पूछा, जैसे वो तेज आवाज से अजगर को जगा देगी। कुआ, हुआन फेंग ने कहा कि दुनिया में आने के बाद से उन्हें ये सबसे गंभीर चोट लगी है। हालांकि उसे अभी अभी अजगर ने खींचा था, लेकिन उसे लगा कि उसके आंतरिक अंग विस्थापित हो जाएंगे। यदि वो सामान्य व्यक्ति होता तो उसे मार दिया जाता। पुकारना। मिया ने हुआन फेंग को ये कहते हुए सुना, राहत महसूस की और फिर पाया कि वो अभी भी हुआन फेंग की बाहों में था। वो जल्दी से हुआन फेंग की बाहों से शर्मा गई और अपना सिर नीचे कर लिया। वो हुआन फेंग को देखने में बहुत शर्मा रही थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हुआन फेंग पहली बार किसी महिला को पकड़ता है। इसके विपरीत वो इस अजगर जैसे राक्षस के बारे में अधिक उत्सुक है। क्या आप इस वॉरक्राफ्ट को जानते हैं? हुआन फेंग जानवर के पास बैठ गया और एमआई से पूछा। जब एमआई ने हुआन फेंग की बातें सुनी तो वो चौंक गई। आखिरकार वो सिर्फ अपने मामलों के बारे में सोच रही थी। हालांकि वो धीमी हो गई और हुआन फेंग के पास आई। ये औसत स्तर 8 वॉरक्राफ्ट से अधिक मजबूत है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह यहाँ क्यों दिखाई देता है। हुआन फेंग की भौहें भी झुर्रीदार है। हालांकि वे बैंगनी फल पाने के लिए कोहरे के जंगल के केंद्र तक चल रहे हैं, फिर भी वे केंद्र से बहुत दूर है। अप्रत्याशित रूप से वे यहाँ लेवल 7 वॉरक्राफ्ट से मिल सकते हैं। वॉरक्राफ्ट के 9 स्तर है। स्तर जितना ऊंचा होगा, शक्ति उतनी ही प्रबल होगी। किंवदंती के अनुसार स्तर 9 से ऊपर के देवता और जानवर भी हैं। वयस्क देवता और जानवर मानव आकृतियों में परिवर्तित हो सकते हैं और मानव भाषा बोल सकते हैं। दिखने में ये इंसानों से अलग नहीं है। आमतौर पर उच्च स्तरीय वॉरक्राफ्ट कोहरे के जंगल के केंद्र में रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों ये 7 स्तरीय वॉरक्राफ्ट यहाँ दिखाई देता है और लगभग उसे और मिया को मार डाला। भूल जाओ, इतना कुछ मत चाहो, सामने वाले से निपटो, हुआन फेंग ने कहा। आपको उच्च स्तरीय वॉरक्राफ्ट को जानने की आवश्यकता है, लेकिन पूरा शरीर खजाना है। लेवल 5 से ऊपर के वॉरक्राफ्ट के लिए उसके सिर में जादुई क्रिस्टल होंगे। वॉरक्राफ्ट का स्तर जितना ऊंचा होगा, जादुई क्रिस्टल की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी और उनमें उतना ही अधिक जादू होगा। साथ ही वॉरक्राफ्ट की त्वचा, खून और यहाँ तक कि दांत भी कीमती हैं। उन्हें कवच या हथियार बनाया जा सकता है, खासकर आपके सामने मौजूद जानवर की तरह। इसके दांतों में बेहद जहरीला पदार्थ होता है। दांतों से बने हथियारों में भी अत्यधिक विषैलापन होता है। वो बहुत अच्छा हथियार होगा। हालांकि हुआन फेंग दुनिया के फोर्जिंग स्तर की प्रशंसा नहीं कर सकते। यह अनुमान लगाया गया है कि इन सामग्रियों के प्रभाव को अधिकतम नहीं किया जा सकता है। बाद में हुआन फेंग ने घातक जहरीले रॉक सांप से निपटने के लिए सभी लोगों को अपने पीछे लाया। इस आदमी के पास एक मोटी बाल्टी है और ये लगभग 20 मीटर लंबी है। हुआन फेंग को अकेले इससे निपटने में वास्तव में बहुत लंबा समय लगता है। जब लोग जानवर की त्वचा और हड्डियों को छीलने में व्यस्त थे, हुआन फेंग रात के भोजन तक जीवित रहने लगे। सांप के मांस का सूप और हुआन फेंग लंबे समय से लार टपका रहे हैं, लेकिन कोई मौका नहीं मिला। आज हम आखिरकार वो हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। पहले तो दूसरे लोग सांप का मांस खाने से डरते थे। हालांकि जब हुआन फेंग ने सांप के मांस का सूप निकाला और स्वादिष्ट स्वाद हर जगह गायब हो गया, तो उन सभी ने अपनी भूख को नियंत्रित किया और हुआन फेंग के साथ मिलकर खाया। बेशक एडीए ने अभी भी सबसे ज्यादा खाया और हुआन फेंग को उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने का शरीर चट्टान की तरह कठोर होगा। मांस का स्वाद बहुत स्वादिष्ट होता है और तो और घातक जहरीले रॉक स्नेक का मांस उसके शरीर में ऊर्जा बढ़ा सकता है। हालांकि यह बहुत अधिक नहीं है, फिर भी यह बहुत कुछ जोड़ता है, जिससे लोगों की इसके प्रति भूख फिर से बढ़ जाती है। जब सबने खाना खा लिया तो जल्दी नहीं थी। ड्यूटी पर लोगों की व्यवस्था करने के बाद हुआन फेंग और अन्य लोग आराम करने चले गए, क्योंकि वे पहले ही मिया और अन्य लोगों से बात कर चुके थे। हुआन फेंग को अब उन पर संदेह नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने आसानी से व्यवस्था कर दी। ये सिर्फ इतना है कि हुआन फेंग और अन्य लोगों को इस रात अच्छा आराम नहीं मिला, क्योंकि आधी रात में उन्हें अपने चारों ओर आवाज महसूस हुई और फिर वो इसे जांचने के लिए उठे। परिणाम स्वरूप उसने कई लोगों को समूहों में आते देखा। हालांकि वो लोग उनके पास नहीं गए। पैदल मार्ग के अनुसार ये स्पष्ट था कि उन्हें हुआन फेंग और अन्य अतीत के सामने वाली जगह से जाना था। यह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कोहरे में गहराई तक जाता हो, हुआन फेंग ने सोचा। वास्तव में हुआन फेंग और उनके सहयोगियों ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी है। वे बस बड़े सैनिकों के वापस आने, फिर से भीड़ में शामिल होने और फिर एक साथ निकल जाने का इंतजार करना चाहते हैं। इस तरह वे अधिक सुरक्षित रहेंगे। अब ऐसा लगता है कि पीछे वाले आ गए हैं और उनके पीछे पीछे चलने वाले हैं। निश्चित रूप से अगली सुबह हुआन फेंग के आसपास अधिक से अधिक लोग थे। ये लोग समूह में कोहरे की गहराई तक गए। मौका मिलने के बाद हुआन फेंग और अन्य लोगों ने पीछा किया। एनबीएसपी नेटवर्क का नया संस्करण, तेज और अधिक स्थिर। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 751 कोहरे के केंद्र तक पहुंचे।
अगले 10 दिनों में हुआन फेंग और उसके लोग बड़ी सेना का पीछा कर रहे थे। इस प्रक्रिया में हुआन फेंग कई भाड़े के सैनिकों को भी जानता था, जिनमें व्यक्तिगत भाड़े के सैनिक और छोटे भाड़े के सैनिक शामिल थे। जहां तक उन बड़ी भाड़े की रेजिमेंटों की बात है, हुआन फेंग ने इसे देखा है, लेकिन उनका इरादा उनसे दोस्ती करने का नहीं है। एक ये है कि वे एक एक करके घमंडी हैं, और दूसरा ये है कि हुआन फेंग पहले से ही जानता है कि जो लोग पहले उन्हें मारने आए थे उनमें से कई वे बड़े भाड़े के रेजिमेंट हैं। यदि हुआन फेंग ने उन्हें बदला लेने के लिए नहीं पाया, तो यह अच्छा है कि वो अब भी दोस्त बनाने के लिए वहां जा सकता है। इस अवधि में सड़क शांतिपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह कोहरे की जंगल के केंद्र के करीब पहुंच रही है, इसलिए खतरा बड़ा और बड़ा होता जा रहा है, और वॉरक्राफ्ट की ताकत मजबूत और मजबूत होती जा रही है। और यहाँ तक कि स्तर 7 या यहाँ तक कि स्तर 8 का वॉरक्राफ्ट भी कभी कभी प्रकट होता है। हर बार जब ऐसा वॉरक्राफ्ट दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि भाड़े के मानव पक्ष को भारी नुकसान होगा। इसलिए हुआन फेंग और कई अन्य भाड़े के सैनिक रास्ते से चले गए हैं। उनमें से कुछ को वॉरक्राफ्ट द्वारा मार दिया गया है, कुछ को एहसास हुआ कि उनके पास कोहरे के जंगल के केंद्र तक पहुंचने की ताकत नहीं है, इसलिए उन्होंने कार्य छोड़ दिया और कोहरे के जंगल को छोड़ दिया। हुआन फेंग की पार्टी में 8 लोग हैं, लेकिन कोई कमी नहीं हुई है। हालांकि चोटें अपरिहार्य है। हुआन फेंग और मिया के अलावा उनमें से लगभग सभी घायल हैं। एमआई घायल नहीं है क्योंकि गार्ड उसकी सख्त सुरक्षा कर रहे हैं, नहीं तो उसे हल्की चोट नहीं लगेगी। हालांकि अच्छी खबर यह है कि एडीए कियाओ अशिंग थंडर बॉक्सिंग से अधिक परिचित है और इसकी शक्ति अधिक से अधिक शक्तिशाली है। हालांकि उसने अभी तक क्यूई की भावना विकसित नहीं की है और आंतरिक शक्ति प्राप्त नहीं की है, तथापि जब उसने कोहरे में प्रवेश किया था तब की तुलना में उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ है। और कियाओ बेनलेई मुक्केबाजी के बारे में अली की समझ उसके भाई जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन यह अच्छी भी है। इसके अलावा उसके पास थोड़ी आंतरिक शक्ति है, इसलिए उसकी ताकत कमजोर नहीं है। उन कल्पित बोनों के दास स्वयं धनुर्धारी और जादूगर हैं, इसलिए हुआन फेंग की समग्र शक्ति कमजोर नहीं है। चूंकि ये बौने जंगल से परिचित हैं, इसलिए उन्हें रास्ते में कई बहुमूल्य जड़ी बूटियां या फलों के बीज मिले हैं। आपको पता होना चाहिए कि हालांकि धुंध वाला जंगल बहुत खतरनाक है, फिर भी हर साल अनगिनत लोग वहां आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारा खजाना है। यदि आप इससे बच सकते हैं और कुछ फसल ला सकते हैं, तो यह एक बड़ा लाभ है। कोहरे के जंगल में विभिन्न प्रकार के वॉरक्राफ्ट को छोड़कर जड़ी बूटियां प्रसिद्ध है। गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कई सामग्रियां हैं। सच कहें तो पवित्र बैंगनी फल भी एक प्रकार की जड़ी बूटी है। हालांकि क्योंकि प्रभाव बहुत अधिक है, भले ही इसे परिष्कृत न किया जाए, इसका प्रभाव भी हो सकता है। कल्पित बौने बचपन से ही जंगल में रह रहे हैं, वे जंगल से बहुत परिचित हैं, इसलिए उनकी मदद के लिए धन्यवाद। हुआन फेंग ने कई हर्बल दवाएं एकत्र की हैं, जिनमें से कई मूल्यवान हर्बल दवाएं हैं जिनका कोई बाजार मूल्य नहीं है, जिन्हें खरीदना बिल्कुल भी मुश्किल है। यह एमआई भी है जिसने उसे बचाने के लिए हुआन फेंग को धन्यवाद दिया और खुद को और दूसरों को यहां जाने देने का वादा किया। इसलिए उसने हुआन फेंग को उन जड़ी बूटियों को पहचानने में मदद करने की पूरी कोशिश की। और हुआन फेंग ने एक बार फिर अफसोस जताया कि उनकी अंगूठी पर्याप्त नहीं है। हालांकि अब उसके पास 2 अंगूठियां हैं। उन्होंने रास्ते में कई जड़ी बूटियां एकत्र की हैं और उन्होंने वॉरक्राफ्ट से कई चीजें भी एकत्र की हैं। ये चीजें भी खजाना है। हुआन फेंग उन्हें त्यागने के लिए अनिच्छुक है और उन्हें बाहर निकालकर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अपने आगे के विकास के साथ ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो एक साथ आगे बढ़ सके। हुआन फेंग को यह जानकर दुख हुआ कि यदि वे बड़ी भाड़े की रेजिमेंट का अनुसरण नहीं करते हैं, तो वे केवल अकेले ही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उन व्यक्तिगत भाड़े के सैनिकों या छोटी भाड़े की रेजिमेंटों ने इस समय लगभग हार मान ली है। चलो अकेले आगे बढ़ते हैं। सभी को आसपास की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। हुआन फेंग थोड़ी देर के लिए झिझके और अंत में अकेले अभिनय करने का फैसला किया। हालांकि यह खतरनाक था, फिर भी वह अधिक आरामदायक था। इसके अलावा उसे उन भाड़े की रेजिमेंटों के अचानक भड़कने और उन पर हमला करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। सौभाग्य से बड़ी भाड़े की रेजिमेंट के लोग अब उनके सामने हैं। उनके साथ उनके पक्ष में कम वॉरक्राफ्ट है। निस्संदेह ये केवल सापेक्ष है। हुआन फेंग और अन्य लोग अभी भी उन वॉरक्राफ्ट के हमले के बारे में सावधान हैं। रात में भी वे इसे हल्के में नहीं ले सकते। हर कोई कई दिनों से नहीं रुका है। अच्छा आराम करें। सौभाग्य से हम अभी भी रुक सकते हैं। वास्तव में वे बड़ी भाड़े की रेजिमेंटें भी आशावादी नहीं है। आखिर कोहरे में हर जगह खतरा है। भले ही वे शक्तिशाली हो, वे इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि उनके अपने लोगों के साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी। आकार घटाने की स्थिति शुरू हो चुकी है। बाद तक एक बड़ी भाड़े की रेजिमेंट ने एक गठबंधन बनाना शुरू कर दिया, जिससे कर्मचारियों की संख्या कम हो जाएगी। गठबंधन के कारण 2 शिविर हैं, जिनमें से दोनों का नेतृत्व स्तरीय भाड़े के रेजिमेंट द्वारा किया जाता है। इस मिशन ने साम्राज्य में 3 स्तरीय भाड़े के रेजिमेंटों में से 2 को आकर्षित किया, और वे दोनों उस चीज को पाने के लिए दृढ़ हैं। इसलिए इस समय उन्होंने कई B स्तर या यहाँ तक कि C स्तर के भाड़े के रेजिमेंटों को भी अपने शिविर में आकर्षित किया। जब हुआन फेंग अपने दासों के साथ धुंध भरे जंगल के केंद्र में आए, तो उन्होंने 2 शिविरों का दृश्य देखा जो एक दूसरे का सामना कर रहे थे, और माहौल बहुत तनावपूर्ण था। और हुआन फेंग यहाँ आसानी से पहुंच सकते हैं, न केवल इसलिए कि हुआन फेंग ने लगभग अपनी सारी ताकत और आधार कार्ड लगा दिए हैं, बल्कि उनके पास भाग्य का तत्व भी है। हालांकि रास्ते में उनकी मुलाकात उन शक्तिशाली वॉरक्राफ्ट से हुई है। हालांकि लोगों के अधिक कुशल सहयोग से वे उन्हें हमेशा खतरनाक तरीके से मार सकते हैं। बेशक कीमत यह है कि हुआन फेंग मूल रूप से उसी समय उसके सभी दास घायल हो गए थे। यहाँ तक कि एमआई को भी नहीं बख्शा जा सका। यहाँ तक कि 2 कल्पित बौने भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अपनी लड़ने की शक्ति खो चुके थे। इस समय बड़े भाई और छोटी बहन की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी और लोग हुआन फेंग की और मदद नहीं कर सकते थे। सिर्फ आप आज की घटना के बारे में क्या कहते हैं? जब हुआन फेंग ने गुप्त रूप से मैदान की स्थिति देखी, तो वहां दोनों पक्षों ने पहले ही बात कर ली थी। मुझे नहीं पता कि चेयरमैन बर्ट क्या सोचते हैं। यदि आपके पास कोई अच्छा सुझाव है, तो आप इसे सीधे कह सकते हैं। दूसरे पक्ष का नेतृत्व कर रहे एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, और हुआन फेंग ने एक नजर में पहचान लिया कि यह व्यक्ति उन लोगों में से एक था जिन्होंने पहले पीछा किया था और मार डाला था।
अप्रत्याशित रूप से वो एक भाड़े की रेजिमेंट का प्रमुख भी था, लेकिन ऐसा लगता था कि भाड़े की रेजिमेंट छोटी नहीं थी। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 752 जादुई प्रकाश सफेद पंखों वाला जियाउस। हुआंग फैंग ने टकराव के दोनों पक्षों को देखा। लोगों की संख्या भी लगभग उतनी ही थी, 100 या 2 भी हो सकते हैं। ये संख्या बिल्कुल भी छोटी नहीं है। हालांकि अगर उन्होंने बीच में कुछ नहीं खोया होता तो अब संख्या अधिक होती। टकराव के बीच में आधे व्यक्ति की ऊंचाई वाला एक छोटा पेड़ है। पेड़ों से भरे जंगल में आधे इंसान की ऊंचाई वाला छोटा सा पेड़ एक बार में लोगों का ध्यान अपनी ओर न आकर्षित कर ले। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है। इस आधे आदमी ऊंचे पेड़ का दायरा 10 मीटर है। वहां कोई घास फूस नहीं है, कोई पेड़ नहीं है और वो नंगा है। इस पेड़ का पूरा शरीर बैंगनी रंग की रोशनी से ढका हुआ है। बैंगनी हवा महान और रहस्यमय दिखती है। इसलिए इस पेड़ के लिए हुआंग फैंग और अन्य लोगों सहित अपने आसपास के सैकड़ों लोगों का ध्यान आकर्षित करना आसान है। हर कोई जानता है कि अगर कोई दुर्घटना न हो तो वो छोटा पेड़ ही उनका लक्ष्य होता है। हेड ईवी मजाक कर रहा है। मेरे पास कोई अच्छे सुझाव नहीं है, नाबट के कमांडर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्योंकि हर कोई यहाँ है और केवल एक पवित्र बैंगनी फल है, ये केवल उनकी अपनी क्षमताओं से ही किया जा सकता है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, यविस के मुखिया ने कहा। वास्तव में रेड मून साम्राज्य में 2 शीर्ष भाड़े के सैनिकों के रूप में सामान्य समय में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा और घर्षण होना चाहिए, लेकिन हर कोई सामान्य समय में विकास में व्यस्त है और साथ ही वे तीसरा नहीं चाहते हैं। इसका फायदा उठाने के लिए ए लेवल भाड़े के लोग, इसलिए बड़े पैमाने पर लड़ाई नहीं होती। हालांकि इस बार स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं है। यहाँ हम एक संकीर्ण तरीके से मिलते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पवित्र बैंगनी फल प्राप्त करना उनका उद्देश्य क्या है, लेकिन चूंकि हम इस स्तर पर पहुंच गए हैं, इसलिए उनमें से किसी के लिए भी हार मानना स्पष्ट रूप से असंभव है। एक बार जब हम हार मान लेते हैं तो ये पवित्र बैंगनी फल जितना सरल नहीं होता। हमने जो चेहरा खोया है वो जाहिर तौर पर एक छाया लौटा है। आपको पता होना चाहिए कि घटनास्थल पर इन 2 भाड़े के सैनिकों के अलावा बी और सी स्तर के कई अन्य भाड़े के सैनिक भी हैं। यदि वे इस समय पीछे हट जाते हैं तो कोहरा होने के बाद वे एक दूसरे के सामने नहीं देखेंगे। इसलिए इन दोनों भाड़े के नेताओं के चाहने या न चाहने पर भी यह संघर्ष अवश्यंभावी है। सौभाग्य से इस समय दोनों पक्षों की संख्या और ताकत लगभग समान है और दोनों पक्षों को लगता है कि उन्हें एक दूसरे को मारने की आशा है। इस तरह वे न केवल पवित्र बैंगनी फल प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने विरोधियों में से एक को भी कम कर सकते हैं। जोना, वो बट बाद में तुम्हारा होगा। यविस के मुखिया का सिर तिरछा था। उसने अपने बगल वाले योना से कहा। कोई बात नहीं। जोना ने बट को विपरीत दिशा में देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। हालांकि वो पहले हुआंग फैंग से आहत हुआ था, लेकिन साधना की इस अवधि के बाद वो लगभग ठीक हो गया था। जबकि योना रेजिमेंट का प्रमुख नहीं है, वो भाड़े के रेजिमेंट के एक शक्तिशाली सदस्य को दोषी ठहराता है और ईव को उस पर बहुत भरोसा है। और दूसरी तरफ बट भी अपने आसपास के लोगों को अंतिम व्यवस्था करने के लिए कह रहा है। ये सचमुच जीवंत है। हुआंग फैंग ने बड़बड़ाते हुए घटनास्थल को और अधिक तनावपूर्ण माहौल में देखा। कमांडर बट के दूसरी ओर हुआंग फैंग ने उस व्यक्ति को देखा जिसने घात लगाकर खुद पर हमला किया था जब वो पहली बार दुनिया में आया था। अप्रत्याशित रूप से वह भी यहाँ थे और कार्य में भाग लिया। इस समय हुआंग फैंग ने एडीए और अन्य लोगों के लिए कहीं और जाने की व्यवस्था की है। इस तरह जब वे एक दूसरे के साथ संघर्ष में हो तो उनके लिए खाली करना अधिक सुविधाजनक होगा। हालांकि परी राजकुमारी मिया जाने से इनकार कर देती है। हलचल को देखने के लिए वो अपने ही परिवार में इतनी अकेली थी कि चोरी नहीं कर सकती थी। अब उसे ऐसा हलचल भरा दृश्य मिलता है। स्वाभाविक रूप से मैं इसे चुकना नहीं चाहता। हुआंग फैंग के पास उसे यहाँ लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि उसे बाद में अपनी व्यवस्था सुननी होगी। क्या तुम्हें लगता है वे लड़ेंगे? मिया ने धीमी आवाज में पूछा। निश्चित रूप से केवल एक ही चीज है, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। लड़ाई न करना अजीब है, हुआंग फैंग ने निश्चित रूप से कहा। हुआंग फैंग की आवाज अभी अभी आई और दृश्य उसके शब्दों को सत्यापित करता हुआ प्रतीत हुआ। वे एक साथ लड़े। हालांकि दोनों पक्ष जानबूझकर अभी भी अपरिपक्व पवित्र बैंगनी फल से बहुत दूर थे। इस समय पवित्र बैंगनी फल का छोटा पेड़ बैंगनी कोहरे में डूबा हुआ था और लोग अंदर की स्थिति नहीं देख सकते थे, लेकिन इस स्थिति से यह भी पता चला कि फल परिपक्व नहीं था। लड़ाई वास्तव में भयंकर है। आप देख रहे हैं, वो जो सफेद पोशाक में है, जो अपनी पीठ पीछे छिपकर हमला करने में माहिर है, वास्तव में घृणित है। हरे रंग की पोशाक वाला और भी अधिक घृणित, हमेशा दूसरों के साथ लड़ाई को देखता है। मिया देखती रही और उसने टिप्पणी करना जारी रखा। हुआंग फैंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मैदान में स्थिति में बदलाव को देखा। दोनों पक्षों की ताकत लगभग एक जैसी थी। लड़ाई के बाद दोनों पक्ष आपस में चिपक गए और कोई भी दूसरे से मुकाबला नहीं कर सका। हालांकि जैसे ही दोनों पक्ष भयंकर लड़ाई कर रहे थे, छोटे पेड़ के पास की झील अचानक बदल गई। यह एक शांत झील थी और झील में अचानक उतार चढ़ाव आया। उसके बाद तो जैसे बवंडर आ गया। भाव तेजी से और बड़ा हो गया और अंततः दृश्य पर सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जोना, वापस आओ, एक स्थिति है। ईव रोया। योना ने थोड़ा सिर हिलाया, तेजी से पीछे हट गया और जल्द ही ईव के पास लौट आया। इस समय अन्य लोग, जैसे कि उन्होंने बातचीत की हो, फिर से लड़ाई नहीं की और पहले वाली जगह पर वापस चले गए। लेकिन दोनों पक्षों के बीच में और अधिक शव थे और कई घायल लोग करा रहे थे। लेकिन अब हर कोई कर सकता है, मुझे उनकी परवाह नहीं है। हुआंग फैंग ने भी झील को देखा। उसे पहले यह भी ध्यान नहीं आया कि झील पर क्या होने वाला है। आखिरकार वहां इतनी शांति है कि वो लोगों का ध्यान बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करेगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये सभी लापरवाह हो गए हैं। भंवर जितना बड़ा होगा, झील पर पानी का प्रवाह उतना ही तेज होगा। अचानक एक विशाल आकृति के साथ झील से पानी का एक स्तंभ बाहर निकला। इससे पहले कि लोग आकृति को स्पष्ट रूप से देख सकें, पानी के स्तंभ में एक चीख थी जो ट्रांसमिशन में ड्रैगन के समान लग रही थी। जब पानी का स्तंभ गिरा तो पानी की सतह पर एक विशाल आकृति लटक गई। ये स्तर 9 का दानव हल्का सफेद पंखों वाला ड्रैगन है। ये यहाँ क्यों है?
घटनास्थल पर मौजूद किसी व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा। जाहिर है उसने पहचान लिया था कि यह किस प्रकार का वॉरक्राफ्ट है। जादुई क्रिस्टल के अस्तित्व के कारण स्तर 5 से ऊपर के वॉरक्राफ्ट की ताकत निम्न स्तर के वॉरक्राफ्ट की तुलना में बहुत अधिक है। इसके अलावा प्रत्येक उच्च स्तर के लिए कहने का तात्पर्य यह है कि यह कई स्तर अधिक है और ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और स्तर 9 सबसे शक्तिशाली जानवर है जिसे मनुष्य ने कभी देखा है, क्योंकि कोई स्तर 10 नहीं है। स्तर 9 और स्तर 9 के बीच ताकत का अंतर भी बहुत स्पष्ट है। वर्तमान स्तर 9 का दानव सफेद पंख वाला ड्रैगन स्तर 9 में भी शीर्ष पर है। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मरी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 753 स्तर 9 शीर्ष वॉरक्राफ्ट। स्तर 9 से नीचे जब तक ये समान स्तर है, वॉरक्राफ्ट की ताकत बहुत बड़ी नहीं होगी, भले ही कोई अंतर हो, लेकिन एक बार जब ये स्तर 9 पर पहुंच जाएगा तो यह अलग होगा। ये वॉरक्राफ्ट खेती कर रहे हैं और उनकी ताकत अभी भी बढ़ रही है, जो बाधा को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें केवल लेवल 9 पर ही अटकाया जा सकता है, लेकिन लेवल 9 से भी ऊपर वॉरक्राफ्ट की ताकत बहुत अधिक है। हुआंग फैंग से पहले वो एक हाथ से 7 स्तर के वॉरक्राफ्ट को मार सकता था, लेकिन वो 8 स्तर के वॉरक्राफ्ट को 10 अलग अलग हाथों से मार सकता था। जहां तक 9 स्तर के वॉरक्राफ्ट की बात है, भले ही हुआंग फैंग 100 हाथ मारता है, वो दूसरे पक्ष को चोट नहीं पहुंचा सकता है, खासकर 9 स्तर के वॉरक्राफ्ट में शीर्ष वाले को, जो मजबूत रक्षा के साथ जादुई हल्के सफेद पंखों वाला ड्रैगन है, जो सम है अधिक कठिन। पहली बार जब वॉरक्राफ्ट दिखाई दिया, हुआंग फैंग को खतरा महसूस हुआ। उसने मिया के उत्सुक और उठे हुए सिर को नीचे धकेल दिया, जो वॉरक्राफ्ट का ध्यान आकर्षित करने की डर से घास में लेटी हुई थी, हिलने से डर रही थी। दुष्ट हल्के सफेद पंखों वाले ड्रैगन के शरीर का आकार पहले हुआंग फैंग द्वारा मारे गए घातक जहरीले रॉक सांप से भी बड़ा है। वो 2 आंखें अब लालटेन जैसी नहीं रही। ये कहना असंभव है कि सूरज बहुत तेज है। दृश्य अचानक एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। ऐसे बदलाव की किसी को उम्मीद नहीं थी। इस समय 2 भाड़े के रेजिमेंटों के प्रमुख भी बहुत परेशान थे। ऐसे खजाने के आसपास कोई सुपर वॉरक्राफ्ट कैसे नहीं हो सकता। उन्हें पहले ही सोचना चाहिए था कि वे बहुत लापरवाह है। रास्ते में उनकी मुलाकात कई शक्तिशाली वॉरक्राफ्ट से भी हुई। उन्होंने सोचा कि वो पवित्र बैंगनी फल के पास वॉरक्राफ्ट था। अप्रत्याशित रूप से अब एक अधिक शक्तिशाली अस्तित्व है। धुंध भरे जंगल की भयावहता देखी जा सकती है। शैतान हल्के सफेद पंखों वाले ड्रैगन की 2 विशाल आंखें नीचे के लोगों को देख रही थी, जो बहुत ही मानव उन्मुख थी और उपहास का भाव दिखाती थी। उसके सामने भाड़े के सैनिक भले ही इंसानों के बीच बहुत ताकतवर रहे हो, लेकिन उसके लिए अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें देखना काफी नहीं है। इस समय घटनास्थल पर भाड़े के सैनिक ये भी समझते हैं कि इतने साल पहले इतने कम लोग क्यों थे जो कोहरे के जंगल के केंद्र तक पहुंच सकते थे और सुरक्षित लौट सकते थे। इसके अलावा उनमें से कोई भी शीर्ष विशेषज्ञ नहीं था। उन्होंने सोचा कि उनके पास यहाँ अधिक लोग हैं और नेतृत्व करने के लिए शीर्ष भाड़े के सैनिक हैं। कोई दिक्कत नहीं थी। अप्रत्याशित रूप से उन्हें अभी भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऐसी मजबूत उपस्थिति है। डरो मत, हालांकि ये 9 स्तरीय वॉरक्राफ्ट शक्तिशाली है, इसलिए हम में से कई कमजोर नहीं है। जब तक हम एकजुट हैं, इस वॉरक्राफ्ट को हराना असंभव नहीं है। भीड़ में मुखिया ईव की आवाज गूंजी। हे डीवी सही है। अब हमें अपनी पिछली व्यक्तिगत शिकायतों से छुटकारा पाना होगा। आइए मिलकर इस बड़े आदमी से निपटे। मामला क्या है? तब तक प्रतीक्षा करें जब तक हम इस बड़े आदमी को मार न दें। कर्नल बट की आवाज भी सुनाई दी। जो लोग ए लेवल भाड़े के रेजिमेंट के प्रमुख हो सकते हैं वे स्पष्ट रूप से बेवकूफ नहीं है। ये जानते हुए भी उनमें ग्रहकला नहीं हो सकता। जब वे एकजुट होंगे तभी वे जीत सकते हैं। इसके अलावा ये भाड़े के सैनिक जो यहाँ दिखाई दे सकते हैं वे सभी पुराने जमाने के भाड़े के सैनिक हैं। वे कितनी बार खतरनाक वातावरण से बचे हैं। हर किसी का जीवन जीने का अपना तरीका होता है और उन सभी के पास अद्वितीय कौशल होते हैं। जब तक वे एकजुट हैं, आशा अभी भी महान है। दोनों नेताओं ने खड़े होने और लोगों के दिलों को स्थिर करने की पहल की। प्रभाव बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये लोग भाड़े के सैनिक हैं जो अपने कमरबंद पर अपना सिर लटकाते हैं। उन्होंने पहले भी कई खतरनाक चीजों का सामना किया है, इसलिए शुरुआती घबराहट के बाद हर कोई धीरे धीरे शांत हो गया। हाँ, हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत से लोग हैं और हमारी ताकत बुरी नहीं है। मैंने बहुत सारे वॉरक्राफ्ट को मार डाला है, लेकिन मैंने अभी तक लेवल 9 वॉरक्राफ्ट को नहीं मारा है। मैंने आज ही मांस खोला है। हाँ रुको, हम जीत सकते हैं। कई भाड़े के सैनिक एक दूसरे से सहमत हुए और साथ ही खुद को प्रोत्साहित भी किया। नीचे व्यस्त भीड़ को देखकर शैतान हल्के सफेद पंखों वाला ड्रैगन उपहास करता हुआ प्रतीत होता है। वो इसका बहुत तिरस्कार करता है। वो स्तर 9 के शीर्ष पर पहुंच गया है और उसके पास ज्ञान है। ये सामान्य नासमझ वॉरक्राफ्ट के समान नहीं है, लेकिन वो पवित्र बैंगनी फल पाने के लिए आज यहाँ प्रकट हुआ है, ताकि वो बाधा को तोड़ सके और भगवान के जानवरों की एक किंवदंती बन सके। जब दुष्ट प्रकाश सफेद पंखों वाला अजगर जानवर की प्रतिष्ठा बनने का सपना देख रहा था, अचानक एक आग का गोला उस पर आ गिरा और फिर अनगिनत जादू उसके पास उड़ गया। हालांकि इससे उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये दर्दनाक भी था, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आया। फिर जादुई रोशनी वाले सफेद पंखों वाले जियाउस ने अपना मुंह खोला और नीचे के लोगों के लिए एक विशाल जलस्तंभ तेजी से उगलने लगा। जो लोग समय पर नहीं बच पाए उन पर अचानक हमला किया गया और खून उगल दिया और पानी का स्तंभ जमीन पर गिर गया, जिससे जमीन पर एक बड़ा छेद हो गया। हालांकि दुष्ट प्रकाश सफेद पंखों वाले जियाउस का हमला केवल इतना ही नहीं है। उसकी पूंछ गड़गड़ाहट की तरह पानी की सतह पर टकराई और फिर वो तेजी से नीचे भीड़ की ओर चला गया। गति के कारण कई लोग खींचे गए और उनके आंतरिक अंग सीधे टूटकर मर गए। शैतान हल्के सफेद पंखों वाले ड्रैगन के हमले लहर दर लहर है। हालांकि ऐसा लगता है कि निम्नलिखित लोग मरना नहीं चाहते हैं। वे शैतान हल्के सफेद पंखों वाले ड्रैगन पर हमला करने के लिए एक दूसरे को मारना नहीं चाहते हैं, खासकर 2 स्तरीय भाड़े के रेजिमेंटों पर। हमले के कई साधन हैं जो दूसरी तरफ हुआंग फैंग को चकाचौंध कर देते हैं। उन्होंने उसे ये भी बताया कि इस दुनिया में हमले का तरीका एक जैसा नहीं है। उसने पहले भी ऐसा अकेलापन देखा था।
हालांकि ये स्पष्ट है कि ये लोग अब जिन साधनों का उपयोग करते हैं वे सामान्य साधन नहीं है, वे सभी अपने जीवन की रक्षा के लिए उपयोग किए जाते हैं। जब तक आवश्यक न हो उनका उपयोग नहीं किया जाएगा। लोगों के हमले के तहत बुरी रोशनी और सफेद पंखों वाला अजगर दहाड़ने लगा और उसका शरीर अब पानी पर नहीं रहा बल्कि भीड़ की ओर बढ़ गया। इस तरह ये भाड़े के सैनिकों पर बेहतर हमला कर सकता था और साथ ही इस पर कई तलवारबाजों द्वारा हमला किया जाता था। काफी देर तक इसे काफी चोटें भी लगी। कड़ी मेहनत करो, ये गंभीर रूप से घायल हो गया है। दो दुर्लभ आक्रमण स्क्रॉल का उपयोग करने के बाद थोड़ा अधिक आरामदायक। बर्ट भी इस समय काफी उत्साहित है। उन्होंने बस 2 गोलियां ली जो कम समय में युद्ध शक्ति बढ़ा सकती हैं और लागत छोटी नहीं है। हालांकि जब तक वो अंततः 9 स्तरीय वॉरक्राफ्ट और पवित्र बैंगनी फल प्राप्त कर सकता है तब तक उसे जो कुछ भी भुगतान करना होगा वो इसके लायक है। हालांकि जब लोग एक ही बार में लेवल 9 के वॉरक्राफ्ट को मारने जा रहे थे, अचानक आकाश में एक पक्षी का गाना सुनाई दिया। तभी लोगों ने एक विशाल आकृति को उड़ते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि यह आकृति लोगों के सिर के ऊपर आसमान को अवरुद्ध कर सकती है। उनके रुकने पर लोगों को काफी दबाव महसूस हुआ। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 754 क्लियरेंस। वो क्या है? हुआंग फेंग ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। यह विशाल व्यक्ति अभी अभी यहाँ आया है। इससे हुआंग फेंग को भी काफी दबाव महसूस होता है जो पहले से कम नहीं है। तारा, हवा और लॉ फीनिक्स। ये स्तर 9 है। हवा, लॉ और फीनिक्स। हुआंग फेंग के बगल में मिया ने भी विशाल आकृति को देखा और बड़बड़ाया। स्टार विंड और फ्लेम फीनिक्स। क्या यह एक और लेवल 9 वॉरक्राफ्ट है? क्या लेवल 9 वॉरक्राफ्ट इतना बेकार है? हुआंग फेंग तुका उदाओ। हाँ, ये हवा और ज्वाला फीनिक्स है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें प्राचीन जानवर फीनिक्स का खून है, लेकिन खून पतला है। इसे तोड़ना और जानवर बनना कठिन है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह यहाँ दिखाई देगा आज। मिया ने कहा कि वो स्पष्ट रूप से हुआंग फेंग की तुलना में इन स्वदेशी वॉरक्राफ्ट के बारे में अधिक जानती थी। एनआई में थोड़े समय में 2 लेवल 9 वॉरक्राफ्ट होंगे और वे लोगों को जीवित नहीं रहने देंगे, हुआंग फेंग ने फिर कहा। और हुआंग फेंग के शब्द भी घटनास्थल पर भाड़े के सैनिकों की इच्छाएं हैं। इस समय वे ये भी कहना चाहते हैं कि वे लोगों को जीने नहीं दे सकते। लेवल 9 का वॉरक्राफ्ट उनके लिए काफी है। उन्होंने सभी कार्डों का उपयोग कर लिया है और बहुत से लोगों को मार डाला और घायल कर दिया है। अब एक और है। जाहिर है दूसरा पक्ष अनजाने में वहां से नहीं गुजरा। इसका निशाना भी यही है। इस समय स्टार, हवा और लॉ फीनिक्स लोगों के सिर के शीर्ष पर आ गए थे। फिर से गाने के बाद 2 विशाल पंख चमक उठे और फिर तुरंत तेज हवा चली। वॉरक्राफ्ट के पंखों की फड़फड़ाहट की गति में तेजी के साथ हवा और भी तेज होती जा रही थी। हुआंग फेंग को लगा कि हवा कम से कम 10 स्तर की थी। बहुत सारे भाड़े के सैनिक थे, खड़े होने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन यह इसका अंत नहीं है। जब हवा और लॉ फीनिक्स ने अपने पंख फड़फड़ाए तो उन्होंने अपने मुंह से एक विशाल आग का गोला निकाला। जमीन पर गिरने के बाद वे तुरंत जल गए। अत्यधिक उच्च तापमान ने उनके चारों ओर की हवा को विकृत कर दिया। भले ही पीली चोटी दूर थी, वे गर्म तापमान महसूस कर सकते थे, जैसे कि वे सब कुछ पिघला सकते थे। हालांकि नीचे के लोगों का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। जब हवा और फीनिक्स हमला करते रहते हैं तो दूर दूर तक गर्जना नहीं होती। ओह, जल्द ही एक और विशाल आकृति दृष्टि के क्षेत्र में प्रवेश कर गई। ये स्तर 9 का जानवर और 5 तत्वों वाला भेड़िया है। इस बार हुआंग फेंग के पूछने का इंतजार किए बिना मिया ने बोलने की पहल की। इस समय उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। उसे पहली बार कोहरे का खतरा महसूस हुआ। पियो, इन 9 स्तर के वॉरक्राफ्ट को पैसे की जरूरत नहीं है ना? आप एक वॉरक्राफ्ट से यूं ही कैसे बाहर आ सकते हैं? ये सभी स्तर 9 वॉरक्राफ्ट है, हुआंग फेंग ने कहा। हालांकि वो ये भी जानते थे कि मेयर को गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी बाहर आया विशाल भेड़िया बहुत बड़ी शक्ति रखता है। हुआंग फेंग और अन्य लोगों को यह नहीं पता कि उनके आने से पहले ये 9 स्तरीय वॉरक्राफ्ट यहाँ आए हैं और सफाई कर चुके हैं। उन निचले स्तर के वॉरक्राफ्ट को भगा दिया गया है। तो अब यहाँ जो दिखाई दे सकता है वो 9 स्तरीय वॉरक्राफ्ट है और वे अभी भी 9 स्तरीय शिखर है। यही कारण है कि हुआंग फेंग और अन्य लोग पहले यहाँ आए थे। यही कारण है कि मैं लेवल 7 या यहाँ तक कि लेवल 8 वॉरक्राफ्ट से मिला था। हुआंग फेंग अभी भी तुकाव जाने के मूड में है, लेकिन हमारे सामने भाड़े के सैनिकों के मन में इस समय ऐसी कोई भावना नहीं है। वे इस समय पूरी तरह हताश है। वॉरक्राफ्ट के ये 9 स्तर एक एक करके दिखाई देते हैं। 9 स्तर का वॉरक्राफ्ट जो सामान्य समय में बहुत कम देखा जाता है वो निम्न स्तर के वॉरक्राफ्ट की तरह ही है। इस समय उन्हें बस ये याद है कि यह एक ऐसी जगह है जहां लगभग कोई भी नहीं रह सकता है जो वन केंद्र तक पहुंच सके और सुरक्षित रूप से वापस लौट सके। एक ऐसी जगह जिसे पूरे महाद्वीप में 10 निषिद्ध क्षेत्रों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। अगर ऐसी जगह खतरनाक नहीं है तो खतरा क्या है? उनके भाड़े के कार्य का बड़ा इनाम पवित्र बैंगनी फल के आकाश विरोधी प्रभाव से प्रेरित था और वे यहाँ खतरे को भूल गए। ऐसा लगता है कि इस समय जाने के बारे में सोचने में बहुत देर हो चुकी है। हालांकि सामने आए 3 स्तर 9 वॉरक्राफ्ट के बीच कोई संचार नहीं है। ऐसा लगता है कि उन्होंने एक अच्छा समझौता किया है। एक दूसरे को शुरू करने के बजाय उन्होंने दृश्य को साफ करने और एक ही समय में भाड़े के सैनिकों को मारने का फैसला किया। उन भाड़े के सैनिकों के लिए लेवल 9 वॉरक्राफ्ट का सामना करना बहुत मुश्किल है। इस समय जब वे एक ही समय में 3 लेवल 9 वॉरक्राफ्ट का सामना करते हैं तो उनके पास कोई प्रतिरोध नहीं होता है। पूरा दृश्य एक तरफा नरसंहार है। हुआंग फेंग जब पहली बार दुनिया में आए तो उन्होंने उस आदमी को देखा जो घात लगाकर बैठा था। इसी समय उसे पंचतत्व भेड़िए ने काटकर मार डाला। हुआंग फेंग ने यह भी देखा कि वो पहले जंगल में खुद का पीछा कर रहा था और ईव के कमांडर जो अपने कौशल को प्राप्त करना चाहते थे स्टार पवन लॉ फीनिक्स द्वारा भेजे गए विशाल आग के गोले से जिंदा जल गए थे। बेशक हुआंग फेंग को नहीं पता था कि जोना नाम का एक व्यक्ति जो उससे बदला लेने के लिए उत्सुक था भी उसी समय आग से मारा गया था। उसने बदला लेने के लिए फिर से हुआंग फेंग का इंतजार नहीं किया, इसलिए वो 3 लेवल 9 वॉरक्राफ्ट की घेराबंदी के तहत मर गया। एक शब्द में कहें तो घटनास्थल पर स्थिति बहुत दयनीय थी। 10 मिनट से भी कम समय में सैकड़ों भाड़े के संगठन नष्ट कर दिए गए। वहां कोई नहीं बचा था, लेकिन 3 लेवल 9 वॉरक्राफ्ट के बारे में कुछ भी नहीं था।
केवल शुरुआत में दिखाई देने वाले दुष्ट हल्के सफेद पंखों वाले ड्रैगन ने पिछली लड़ाई में कुछ लोगों को चोट पहुंचाई थी। आपको पता होना चाहिए कि लेवल 9 वॉरक्राफ्ट इंसानों में एक महान तलवारबाज या महान जादूगर गुरु से भी अधिक शक्तिशाली है, लेकिन अब भी 3 ऐसे प्राणी हैं जिनमें से सभी लेवल 9 शिखर प्राणी हैं। ये भाड़े के सैनिक बिना अन्याय के मरे हैं, यूं कहें तो उनके लालच ने उन्हें नुकसान पहुंचाया है। बेशक एक बार जब आज की घटना लाल चंद्रमा साम्राज्य में वापस प्रसारित हो जाएगी तो यह निश्चित रूप से हलचल पैदा करेगी। आखिरकार यहाँ केवल 2 स्तरीय भाड़े के सैनिक रेजिमेंट नष्ट हुए हैं और पूरे रेड मून साम्राज्य में केवल 3 ऐसे भाड़े के सैनिक रेजिमेंट हैं। हालांकि इन दोनों भाड़े की रेजिमेंटों में से कुछ नहीं आए हैं, इसलिए उनकी मृत्यु नहीं हुई है। हालांकि समग्र ताकत अब उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह अभी भी मौजूद है, लेकिन ये केवल एक तीसरी श्रेणी की छोटी भाड़े की सेना है। हुआन फैंग और मिया जमीन पर लेटे हुए थे, सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उनके सामने युद्धभूमि को ध्यान से देखो, वे पहले बात कर सकते थे। अब घटनास्थल पर अन्य लोगों की मौत के साथ हुआन फैंग और मिया को मौत के 3 देवताओं द्वारा पाए जाने का डर है। यदि लेवल 9 का केवल एक ही वॉरक्राफ्ट है तो हुआन फैंग इसे कुछ विशेष साधनों से मार सकता है। हालांकि एक ही समय में 3 के सामने हुआन फैंग इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि वो जाने में सक्षम होगा। इससे भी अधिक उसके चारों ओर एक बोझ है। सौभाग्य से हुआन फैंग और उनके 2-3 वॉरक्राफ्ट से थोड़ा दूर है। इसके अलावा भाड़े के सैनिकों को मारने के बाद वे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वे आसपास खोजना नहीं चाहते। अंत में हुआन फैंग और उनके 2 लोग राहत की सांस ले सकते हैं और ये देखने के लिए इंतजार करना जारी रख सकते हैं कि क्या उनके पास मौका है। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मरी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 755 पलायन। जब हुआन फैंग और मिया मैदान में 3 9 स्तर के राक्षसों को देख रहे थे, सोच रहे थे कि क्या चुपचाप पीछे हटना चाहिए या मौके का इंतजार करना चाहिए। 3 9 स्तर के राक्षस अचानक बिना किसी संकेत के एक साथ आ गए। लड़ाई। मिया थोड़ी उत्साहित आवाज में रोई। लेवल 9 वॉरक्राफ्ट के बीच लड़ाई हमेशा दिखाई नहीं देती है, और एक बार जब वे लड़ते हैं तो यह उसके और हुआन फैंग के लिए सबसे अच्छा है। चाहे वे भागना चाहें या अवसरों की प्रतीक्षा करते रहें, वे अधिक सुरक्षित रहेंगे। वो बड़ा सांप थोड़ा दुखद है। हुआन फैंग ने अपने सामने युद्ध के मैदान को हिलते हुए देखा और फुसफुसाए। हुआन फैंग के मुंह में बड़ा सांप स्वाभाविक रूप से शैतान प्रकाश और सफेद पंखों वाला जियो है। यह आदमी अब सचमुच दुखी है। अभी की तुलना में दृश्यावली अब वहां नहीं है। मैदान में लेवल 9 के 3 राक्षस बिना नियमों के बेतरतीब ढंग से नहीं लड़ते हैं। इसके बजाय जिंगफेंग, फ्लेमिंग फीनिक्स और 5 तत्व भेड़िया ने दुष्ट प्रकाश सफेद पंखों वाले ड्रैगन को घेर लिया। जाहिर है इन लेवल 9 राक्षसों में कुछ सोचने की क्षमता होती है। वे जानते हैं कि दुष्ट प्रकाश सफेद पंखों वाला ड्रैगन अब सबसे कमजोर है। आखिरकार इसे पहले भी उन भाड़े के सैनिकों ने चोट पहुंचाई है, इसलिए वो पक्षी एक भेड़िया पहले इसे मारने के लिए हाथ मिलाना चाहता है और फिर उनके बीच फैसला करना चाहता है। और दुष्ट हल्के सफेद पंखों वाले ड्रैगन को स्पष्ट रूप से खतरे का एहसास हुआ। उसने पक्षी और भेड़िए को रोका और झील की ओर चला गया। जब तक वो झील पर लौट सकता था, पक्षी और भेड़िए को लेने का कोई रास्ता नहीं था, चाहे वे कितने भी भयंकर क्यों न हो। और वो पक्षी एक भेड़िया स्पष्ट रूप से शैतान हल्के सफेद पंखों वाले ड्रैगन के विचार को समझता था, इसलिए वे इसे बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकते थे। हालांकि इन दोनों 9 स्तरीय वॉरक्राफ्ट ने पहली बार सहयोग किया, लेकिन उनका भी अच्छा प्रभाव पड़ा। एक जमीन पर शामिल था, दूसरा हवा में काम कर रहा था। शैतान हल्के सफेद पंखों वाला अजगर जाना चाहता था और चल नहीं सकता था, और उसके शरीर पर अधिक से अधिक निशान थे। अधिक से अधिक चोटें लगी हैं, और शैतान हल्के सफेद पंखों वाले जियाओस भी खून से लथपथ हो गए हैं। यदि वे नहीं जाते हैं तो वे जानते हैं कि वे नहीं जा सकते हैं, और वे हताश होकर लड़ते हैं। पापा पापा की आवाज के साथ विशाल पूंछ लगातार हिलती रहती है, जिससे तीनों वॉरक्राफ्ट के आसपास का वातावरण नष्ट हो जाता है। आकाश में हवा, लौ और फीनिक्स बेहतर है। हालांकि क्रोधित शैतान प्रकाश सफेद पंखों वाला जियाओस 5 तत्व शैतान भेड़िए को पीड़ित करना इतना आसान नहीं बनाता है। इस दौरान उन्हें काफी चोटें भी आई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे समझते हैं कि उनके प्रतिद्वंद्वी न केवल बड़ा सांप है, बल्कि एक बड़ा पक्षी भी है। हालांकि वे अब सहयोगी संबंध है, वे प्रथम विश्व युद्ध को टाल नहीं सकते। इसलिए 5 तत्व दानव भेड़िया, जिसके दिल में संदेह है जब वो फिर से आगे बढ़ेगा तो वो इतना भयंकर नहीं होगा, और दुष्ट प्रकाश सफेद पंखों वाला जियो भी इसे देखता है, और 5 तत्व दानव भेड़िया पर हमला अधिक भयंकर होता है। जबकि 5 तत्वों वाला राक्षस भेड़िया लगातार शिकार कर रहा है, उसे भागने का मौका मिल जाता है। वो जानता है कि झील में वापस भागना कठिन है। ये दोनों राक्षस पहले ही उसे पीछे छोड़ चुके थे। पीछे हटने का रास्ता अवरुद्ध था, इसलिए उसे धुंध भरे जंगल में अन्य स्थानों पर भागने का विकल्प चुनना पड़ा, और उसने जो दिशा चुनी वो बहुत सहयोग थी, यानी हुआन फैंग और मिया की दिशा बचे। और यह ज्ञात नहीं था कि यह हुआन फैंग और मिया को मिला या सिर्फ एक सहयोगवश पसंद। ये बड़ा आदमी स्थान चुनने में सचमुच बहुत अच्छा है, हुआन फैंग ने आते हुए सफेद पंख वाले ड्रैगन को देखते हुए व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। शैतान हल्के सफेद पंखों वाले ड्रैगन का विशाल शरीर जमीन पर घूम रहा है। सारे पेड़ कुचल दिए गए हैं और चारों ओर रेत और पत्थर उड़ रहे हैं। पक्षी और भेड़िया एक दूसरे से डरते हैं। इस समय वे एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। उनके लिए उनका प्राथमिक लक्ष्य पवित्र बैंगनी फल है। शैतान हल्के सफेद पंखों वाला ड्रैगन भी भाग जाता है। उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यदि आप इसे मारना चाहते हैं तो आप इसे पहले झील में वापस नहीं जाने देंगे। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि यह पवित्र बैंगनी फल के बहुत करीब है। क्या पता अचानक हमला कर दे। इस समय बुरी रोशनी वाले सफेद पंखों वाले जियाओ बहुत दूर है। स्वाभाविक रूप से उन्हें फिर से मारने के लिए ऊर्जा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ताकि उनमें से बाकी लोगों को फायदा हो सके। हालांकि इससे हुआन फैंग और मिया को ठेस पहुंची है। अगर वो पक्षी और भेड़िया सांप का शिकार करने नहीं आते तो उन्हें इसका सामना करना पड़ता। एकमात्र अच्छी खबर यह है कि यह लेवल 9 वॉरक्राफ्ट गंभीर रूप से घायल हो गया है,
इसे पहले भी भाड़े के मानव सैनिकों ने चोट पहुंचाई थी, बस उस पक्षी और भेड़िए ने हमला कर दिया था। अब ये चोट के साथ साथ चोट भी है, इसकी युद्ध प्रभावशीलता आधे से अधिक कम हो गई है। हुआन फेंग पूरी तरह से अनिश्चित नहीं है। हुआन फेंग बुरी रोशनी और सफेद पंखों वाले जियाओस की खोज से बचने के लिए अपने शरीर को जितना संभव हो उतना नीचे करने की कोशिश करता है। इस बीच उसने अपने शरीर की सारी जादुई और मार्शल आर्ट ऊर्जा को बदलकर अपने दाहिने हाथ में इकट्ठा कर लिया। अचानक नीली बिजली फिर से उसकी मुट्ठी पर कड़कती हुई दिखाई देती है। हुआन फेंग हमले के लिए तैयार है। शैतान हल्के सफेद पंखों वाला ड्रैगन इस समय बहुत उदास है। वो झील वो स्थान है जहां वह रहती है, इसमें अभ्यास किया जा रहा है। ये पवित्र बैंगनी फल खोजने वाला पहला व्यक्ति भी था। परिणाम स्वरूप यह नहीं पता चला कि शापित मानव को यह खबर कहां से मिली और वह इसके साथ पवित्र बैंगनी फल को लूटना चाहता था। निस्संदेह यह इससे सहमत नहीं था, इसलिए जब मानव प्रकट हुआ तो उसने आपका स्वागत नहीं किया। हालांकि यह नहीं सोचा कि यद्यपि उन मनुष्यों की ताकत अच्छी नहीं थी, लेकिन ऐसे कई साधन थे जो वास्तव में उन्हें चोट पहुंचाते थे। जो बात उसे और भी अधिक परेशान कर रही थी वो ये थी कि दो और वॉरक्राफ्ट बाहर आए और पवित्र बैंगनी फल को अपने साथ छीनना चाहते थे। इसके अलावा वे दो घृणित लोग वास्तव में खुद पर हमला करने के लिए एकजुट हो गए। वे अपने घायल लोगों का फायदा उठाते हुए अधिक लड़े और कम लड़े। एक समय में हमला करना एक तुच्छ कार्य है। हालांकि सौभाग्य से दोनों लोग एक साथ नहीं हैं और वे एक दूसरे से डरते हैं, इसलिए उनके पास भागने का मौका है। हालांकि अब वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पवित्र बैंगनी फल लेने के लिए वापस जाना आसान नहीं है। हालांकि वे हार नहीं मानेंगे। अगर बाद में दोनों लोग एक मौत और एक चोट के लिए लड़ते हैं तो मेरे पास अभी भी एक मौका है। पीछे की स्थिति को देखते हुए और अपने स्वयं के मामलों के बारे में सोचते हुए दुष्ट हल्के सफेद पंखों वाले जियो ने ध्यान नहीं दिया कि वो सामने के पास घास में दो छोटे शरीर छिपा रहा था। हुआन फेंग की नजरें बड़े सांप पर टिकी थी और मिया भी हमला करने की तैयारी कर रही थी। वो कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी जिसके पास कोई कौशल नहीं था, बल्कि एक जादूगरनी थी जिसे कल्पित बोने में एक प्रतिभाशाली जादूगरनी कहा जा सकता था। हालांकि पहले हुआन फेंग मुख्य रूप से लड़ रही थी और उसके पास लड़ने के कुछ अवसर थे, इसलिए हुआन फेंग को यह नहीं पता था। छूना शैतान हल्के सफेद पंखों वाले जियो ने नहीं सोचा था कि इस जगह पर बिल्कुल भी इंसान थे, इसलिए उसे हुआन फेंग और उसके दो लोग बिल्कुल भी नहीं मिले। हालांकि जब वो हुआन फेंग और उसके दो लोगों के पास से गुजरा तो उसके पेट पर अचानक हिंसक हमला हुआ और जिस स्थान पर उसने हमला किया वो स्थान था जहां वो पहले गंभीर रूप से घायल हो गया था। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 756 के लेवल 9 वॉरक्राफ्ट। हुआन फेंग ने इसे यूं ही नहीं मारा। जब उसने सांप पर घात लगाकर हमला करने का फैसला किया तो हुआन फेंग पहले से ही उसे देख रहा था। ऐसे में उन्होंने सांप के घायल हिस्से को पहचान लिया। ओह, दर्द के तहत सांप ने अचानक अपना संतुलन खो दिया, जो खत्म नहीं हुआ था, और एक तरफ मिया निष्क्रिय नहीं थी। जुड़ना पत्ती नृत्य। तुरंत जादुई हल्के सफेद पंखों वाले ड्रैगन के शरीर को एक बेल से बांध दिया गया, जो हुआन फेंग द्वारा इस्तेमाल की गई ट्विनिंग तकनीक से कहीं अधिक शक्तिशाली है। पत्ती नृत्य तकनीक में आसपास की पत्तियों को एक तेज ब्लेड बनाना है जो सफेद पंखों वाले ड्रैगन के शरीर को जल्दी से काट देता है। और हुआन फेंग इस समय पहले से ही उड़ान भर रहे हैं। जब सफेद पंखों वाला ड्रैगन कुछ देर तक हिल नहीं पाता तो वो उसके ऊपर से उड़ जाता है। जिस लंबी तलवार ने कई लोगों को मार डाला, उसने एक और घाव पर जोरदार वार किया। उसके बाद हुआन फेंग ने पूरी तलवार को सफेद पंखों वाले ड्रैगन के शरीर में घुसा दिया, केवल मूठ का एक हिस्सा बाहर छोड़ दिया। ओह, सफेद पंखों वाला अजगर एक बार फिर खाने के दर्द से पीड़ित हो गया। यह पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, इस समय यह और भी अधिक घायल हो गया। हालांकि सफेद पंखों वाले जियाओस ने स्पष्ट रूप से मरने की योजना नहीं बनाई थी, इसके बजाय वे उन्माद में पड़ गए। उसने हुआन फेंग को अपनी पीठ पर लाद दिया और फिर अपने दर्द की परवाह किए बिना अपनी पूंछ को हुआन फेंग पर मारा। स्पर्श। हुआन फेंग अपने शरीर को हवा में स्थिर करने की कोशिश करता है। इस समय सफेद पंखों वाले ड्रैगन की पूंछ आ गई है। हुआन फेंग एक बार फिर अपनी क्यू याओ को तेज गड़गड़ाहट वाली मुट्ठी से सफेद पंखों वाले ड्रैगन की ओर ले जाता है। विशाल पलटाव बल के कारण हुआन फेंग का शरीर पीछे की ओर उड़ गया और सफेद पंखों वाले जियाओस को भी नुकसान हुआ। मूल रूप से यह मुट्ठी तकनीक सिर्फ एक भयंकर तरीका था और हुआन फेंग की ताकत बिल्कुल भी छोटी नहीं थी, इसलिए हुआन फेंग की मुट्ठी ने इसे बहुत चोट पहुंचाई। सफेद पंखों वाले अजगर का शरीर फिर से जमीन पर गिर गया और मिया इस समय निष्क्रिय नहीं थी। लकड़ी के जादू के लगातार प्रयोग से सफेद पंखों वाले ड्रैगन को बहुत नुकसान हुआ। हुआन फेंग और मिया के संयुक्त हमले के तहत सफेद पंखों वाला ड्रैगन अंततः इसका समर्थन नहीं कर सका। यह जानता है कि यह जीवित नहीं रह सकता। पिछली कई लड़ाइयों ने इसे घायल और क्षतिग्रस्त कर दिया है। यदि कुछ समय तक इसकी खेती की गई होती तो यह ठीक हो सकता था। हालांकि हुआन फेंग और मिया ने इसे यह मौका नहीं दिया और दोनों के हमलों की एक श्रृंखला ने इसे आखिरी ताकत खो दी। लेकिन सफेद पंखों वाले जियाओस, जिन्हें यह पूर्वाभास है कि वे जीवित नहीं रह पाएंगे, पूरी तरह से पागल हैं। वे एमआई को मारने के लिए अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने देखा है कि हुआन फेंग को मारना बहुत मुश्किल है। हालांकि मिया में बचने की ज्यादा क्षमता नहीं है, इसलिए वे मरने से पहले एमआई को पीछे छोड़ना चाहते हैं। सफेद पंख वाले अजगर को खुद को मारते देख एमआई डर गई थी। वह भाग जाना चाहती थी। हालांकि वो महज एक कमजोर जादूगरनी थी। भले ही वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी, फिर भी वो उससे तेज थी, इसलिए वो निराशा में थी। इस समय केवल हुआन फेंग ही उसे बचा सकता था। हुआन फेंग इस समय भी हवा में है, लेकिन जब वो एमआई को खतरे में देखता है तो वो ऐसा नहीं करना चाहता, इसलिए वो एमआई के लिए उड़ान भरता है। हालांकि इस समय सफेद पंखों वाले जियोस भी बाहर आते हैं, जो पहले की तुलना में 2 अंक अधिक तेज हैं। हुआन फेंग तभी पहुंच सकता है जब उसके पंजे मिया तक पहुंचेंगे। फिर हुआन फेंग की पीठ को सफेद पंखों वाले जियाओस के तेज पंजे ने पकड़ लिया, जो तलवार की धार के बराबर है। सुनहरे धागे और नर्म कवच के कारण हुआन फेंग घायल नहीं हुआ, लेकिन दर्द बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। हुआन फेंग ने दर्द से कराहते हुए एमआई को पकड़ लिया, फिर एमआई को एक हाथ में पकड़ लिया
और फिर से सफेद पंखों वाले ड्रैगन पर अपनी मुट्ठी मार दी। सफेद पंख वाले ड्रैगन ने बस अपनी थोड़ी सी ऊर्जा खर्च की। इस समय गति बहुत धीमी है। हुआन फैंग के हमले के तहत इसमें बचने की लगभग कोई क्षमता नहीं है। जब हुआन फैंग और दुष्ट प्रकाश सफेद पंखों वाला ड्रैगन लड़ रहे थे तो वहां पर स्टारविंड फ्लेम फीनिक्स और 5 तत्व वाला जादुई भेड़िया पाया गया था। हालांकि दोनों राक्षसों ने कोई कार्रवाई नहीं की और अभी भी एक दूसरे का सामना कर रहे थे, क्योंकि जब 5 तत्वों वाले जादुई भेड़िए पर सफेद पंखों वाले ड्रैगन द्वारा हमला किया गया था तो स्टारविंड फ्लेम फीनिक्स का मतलब एक नाटक देखना था। इसलिए दो राक्षसों के बीच गठबंधन का गठन किया गया था। विघटन की घोषणा की गई। इस समय कोई भी अकेले बहुत अच्छे हुआन फैंग की ताकत का सामना करने को तैयार नहीं है। इसके अलावा उन्हें यह भी उम्मीद है कि हुआन फैंग सफेद पंखों वाले जियाओस को मार सकते हैं। उस स्थिति में एक दुश्मन कम हो जाएगा। हालांकि हुआन फैंग के पास अच्छी ताकत है, वे तब तक डरते नहीं है जब तक कि वे गंभीर रूप से घायल न हो। इसलिए जब हुआन फैंग बाई फिजियाओ के साथ लड़ रहा था तो उस पर 2 अन्य वॉरक्राफ्ट्स द्वारा हमला नहीं किया गया था और वे 2 वॉरक्राफ्ट हुआन फैंग की अचानक उपस्थिति के कारण दूसरे पक्ष के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। नतीजा भी जल्दी सामने आ गया। हालांकि एमआई को पकड़ने से हुआन फैंग की गति पर कुछ प्रभाव पड़ा, लेकिन मरने वाले दुष्ट हल्के सफेद पंखों वाले ड्रैगन की गति धीमी थी। इसलिए हुआन फैंग ने इसे गुरिल्ला युद्ध के तरीके से मार डाला। ये 9 स्तरीय वॉरक्राफ्ट बहुत शक्तिशाली है। जमीन पर पड़े गतिहीन शैतान प्रकाश और सफेद पंखों वाले जियो के शरीर को देखते हुए हुआन फैंग ने भावुक होकर कहा। हालांकि वो मिया के मुंह से जानता था कि 9 स्तर का वॉरक्राफ्ट बहुत शक्तिशाली था, 7 स्तर और 8 स्तर के वॉरक्राफ्ट से तुलनीय होने से बहुत दूर। उसे नहीं पता था कि यह कितना मजबूत था जब तक कि हुआन फैंग वास्तव में एक दूसरे के साथ नहीं लड़े। आपको ये जानने की आवश्यकता है कि क्या दुष्ट प्रकाश सफेद पंखों वाला ड्रैगन गंभीर रूप से घायल है। हुआन फैंग को इसे मारने में बहुत अधिक ऊर्जा लगी। एमआई लगभग घायल हो गई थी। वो अपने जादू और मार्शल आर्ट को चरम सीमा तक मोड़ने में सक्षम थी। अब इसके बाद हम क्या करें? हालांकि वो हमेशा हुआन फैंग की बाहों में रहती थी। मिया बहुत शर्मीली थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि यह इन चीजों की परवाह करने का समय नहीं है, क्योंकि उन्हें पिछली लड़ाई में अन्य 2 वॉरक्राफ्ट द्वारा खोजा गया था। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए भागने की समस्या। हालांकि उस संत जिगुओ से दोबारा लड़ने के विचार के बारे में सोचना बहुत मुश्किल होगा। चिंता मत करो, देखते हैं। हुआन फैंग ने एमआई को हवा में रखा और कहा कि उसके शरीर में जादू कुछ समय तक बना रह सकता है, इसलिए हुआन फैंग अब बहुत डरे हुए नहीं है। थोड़ी देर के लिए दृश्य शांत हो गया और दोनों जानवर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। हालांकि हुआन फैंग को जल्द ही लगा कि कुछ गड़बड़ है। दोनों वॉरक्राफ्ट खुद को बार बार देखने लगे और उनकी आंखें खराब होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे पहले खुद से निपटने के लिए तैयार थे। हे भगवान, ये दोनों वॉरक्राफ्ट दोबारा एक होना नहीं चाहते, पहले खुद को मार डालो, हुआन फैंग ने खुद से कहा। हालांकि वो अभी भी यहाँ से भागने को लेकर आश्वस्त है, लेकिन पवित्र बैंगनी फल के खिलाफ फिर से लड़ने के विचार के बारे में सोचना मुश्किल है। अब हुआन फैंग के लिए पवित्र बैंगनी फल छोड़ने का समय आ गया है। वो अभी भी बहुत अनिच्छुक है। एनबीएसपी नेटवर्क का नया संस्करण, तेज और अधिक स्थिर। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 757 जानवर जियाओ बाई। हुआन फैंग का अनुमान सही था। उन 2 स्तर 9 वॉरक्राफ्ट का वास्तव में यही विचार था। ऐसा लगता है कि दोनों वॉरक्राफ्ट के बीच हुआन फैंग को मारने और फिर एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए फिर से एक समझौता हुआ। सबसे पहले उन्हें उम्मीद थी कि हुआन फैंग सफेद पंखों वाले ड्रैगन को मार देंगे और फिर हुआन फैंग को सफेद पंखों वाले ड्रैगन से चोट लग गई। परिणाम स्वरूप सफेद पंखों वाला ड्रैगन मर गया, लेकिन हुआन फैंग घायल नहीं हुआ, जिससे वे और अधिक सतर्क हो गए। इसलिए वे पहले हुआन फैंग को मारना चाहते थे और फिर वे उनके बीच अंतर कर सकते थे। चल दर मिया ने उन दोनों वॉरक्राफ्ट के विचार भी देखे। वे एक घायल वॉरक्राफ्ट से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब उन्हें एक ही समय में 2 का सामना करना होगा। इसके अलावा वे अभी भी अच्छी स्थिति में हैं। एमआई के लिए कोई उम्मीद नहीं है। हुआन फैंग ने रिट्रीट ड्रम भी बजाया। उसके पहले रुकने का कारण यह था कि यदि दोनों वॉरक्राफ्ट पहले लड़ते तो उसके पास इसका लाभ उठाने का मौका होता, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दोनों वॉरक्राफ्ट मूव नहीं है। जब हुआन फैंग निकलना चाहता था तो उसे अचानक महसूस हुआ कि जियाओबाई थोड़ी अधीर थी और बाहर आना चाहती थी। ये भी आश्चर्यजनक है कि हुआन फैंग ने इस अंगूठी को आजमाया। यदि अन्य जीवित चीजें इसमें डाल दी गई तो वे जल्द ही मर जाएंगे। ये शून्य अवस्था में है। हालांकि जियाओबाई और जियाओइन साथ ही स्वैट बीएमडब्ल्यू को इसमें रखा गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हुआन फैंग ने अनुमान लगाया कि यह भंडारण बक्सों के बीच का संबंध होना चाहिए। ये तीनों जानवर उसे भंडारण बक्सों के माध्यम से प्राप्त हुए थे, इसलिए रिंग में रहने के लिए। हुआन फैंग को जियाओबाई की अधीरता महसूस होने के बाद उसने सोचा कि जब वो यहाँ से जाएगा तो वो जियाओबाई को फिर से बाहर जाने देगा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि जियाओबाई जल्दी में थी और एक पल भी इंतजार नहीं करना चाहती थी, इसलिए हुआन फैंग को ये देखने के लिए पहले बाहर जाना पड़ा कि क्या हो रहा है। बाद में जब वो भाग रहा होता तो उसे दूर रख देता। और हुआन फैंग ने हाल ही में जियाओबाई को रिलीज किया है। ऐसा लगता है कि वहां 2 वॉरक्राफ्ट एक समझौते पर पहुंच गए हैं। एक पक्षी और एक भेड़िया हुआन फैंग को मार देंगे। हुआन फैंग हैरान था और जियाओबाई को भागने के लिए तैयार करने के लिए तैयार था। हालांकि जियाओबाई विरोध करती दिख रही थी। हुआन फैंग की सलाह मानने के बजाय वो उसी स्थान पर खड़ा रहा, अपना सिर उठाया और दूर से इस तरह भाग रहे 5 तत्व वाले भेड़िए पर दहाड़ने लगा। ओह ओह, जियाओबाई, परेशानी खड़ी करना बंद करो और जल्दी वापस आओ। हुआन फैंग ने उत्सुकता से कहा कि मौजूदा स्थिति बहुत खतरनाक है। यदि वो अभी नहीं जाता है तो वह बाद में नहीं जा सकेगा, लेकिन यदि वो मर चुका है तो वह वास्तविकता में वापस जा सकता है। यदि जियाओबाई मर गई है तो उसे नहीं पता कि वो पुनर्जीवित हो सकती है या नहीं। इसके अलावा एक और एमआई है जो निश्चित रूप से यहाँ जीवित नहीं है, इसलिए हुआन फैंग ने और देरी करने की हिम्मत नहीं की। जब हुआन फैंग ने जियाओबाई को जबरदस्ती दूर करना चाहा तो उसे एक अजीब दृश्य मिला। जियाओबाई की दहाड़ के नीचे दूरी में भयंकर 5 तत्व वाला भेड़िया झिझक गया। ओह, लंबी आवाज के साथ जियाओबाई की दहाड़ जारी रही।
जियाओ बाई, हुआंग फेंग ने आश्चर्य से इस दृश्य को देखा, यहाँ तक कि डरी हुई मिया ने भी इसे आश्चर्य से देखा। हालांकि स्टार हवा और ज्वाला फीनिक्स पूरी तरह से नहीं रुकी, हुआंग फेंग ने यह भी पाया कि यह उतनी भयंकर नहीं थी जितनी शुरुआत में थी। बेशक यह अभी भी हुआंग फेंग और दो लोगों की ओर उड़ गया। ध्यान से, जब तारे की हवा और धधकती फीनिक्स उनके करीब आने वाले थे तो उन्होंने अचानक अपना मुंह खोला और एक लौ निकली सीधे उनके पास पहुंची, जबकि जियाओबाई हुआंग फेंग के सामने थी, इसलिए वो सबसे खतरनाक थी। हुआंग फेंग भाग्यशाली है और जियाओबाई को दूर ले जाने के लिए तैयार है। हालांकि जियाओबाई कमजोरी नहीं दिखाना चाहती और स्टार विंड फ्लेम फीनिक्स के लिए अपना मुंह खोलती है, उसके बाद एक लौ प्रकट होती है। हुआंग फेंग को बस याद आया कि जियाओबाई जादू कर सकती है, लेकिन वो अभी भी बड़ी हो रही है, इसमें ज्यादा जादू नहीं है और यह शक्तिशाली नहीं है। ऐसा कहने का कारण यह है कि हुआंग फेंग ने जियाओबाई को जादू और अन्य वॉरक्राफ्ट से लड़ते नहीं देखा है। हालांकि जियाओबाई ने पहले भी कई लड़ाइयों में भाग लिया है, यह उसके मुंह, पंजे और जड़ पर निर्भर करता है। मैंने जादू का उपयोग नहीं किया, इसलिए हुआंग फेंग अभी भी चिंतित था। उसने इस बारे में नहीं सोचा था कि जियाओबाई की लॉ और स्टार लॉ फीनिक्स की लॉ एक साथ मोटी हो जाने के बाद वे हवा में नहीं गिरे बल्कि ड्रॉ बना लिया। मैं जाऊंगा जियाओबाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी शक्तिशाली होगे, हुआंग फेंग ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियाओबाई, जिन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 9 स्तर के वॉरक्राफ्ट के साथ भी ड्रॉ कर सकती है। तुम्हें पता है, जियाओबाई अभी भी बड़ी हो रही है, उसके पूरी तरह से बड़े होने का इंतजार करना कितना शक्तिशाली है। इस समय हुआंग फेंग को यह भी याद आया कि जियाओबाई एक देव जानवर है। हालांकि देव जानवर 9 स्तर के जानवर से केवल एक स्तर ऊंचा है, लेकिन इसमें गुणात्मक परिवर्तन है। ये कहा जा सकता है कि एक परिपक्व देव जानवर विफल हो जाएगा, भले ही वो दर्जनों 9 स्तर के जानवरों से घिरा हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि जियाओबाई पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, अन्यथा वो असफल नहीं होगी। उस फीनिक्स के साथ आकर्षित करना इतना आसान है। निस्संदेह यह इस तथ्य पर भी निर्भर करता है कि 5 तत्व वाला भेड़िया एक साथ नहीं आया, अन्यथा जियाओबाई पर अभी भी दबाव है। इस समय हुआंग फेंग बचना नहीं चाहता था, क्योंकि जियाओबाई 5 तत्व वाले भेड़िए को पकड़ सकती है और यहाँ तक कि जिंगफेंग और ज्वलंत फीनिक्स से भी लड़ सकती है। वो बचने के लिए क्या करेगी? इसलिए जब जियाओबाई ने फिर से शुरुआत की, हुआंग फेंग पहले ही ऊपर उड़ चुका था और तारों वाली हवा और धधकती फीनिक्स के करीब था। हालांकि वो जादू कर सकता था, फिर भी उसका जादू प्राथमिक जादू था। स्वाभाविक रूप से उसकी शक्ति की तुलना 9 स्तरीय वॉरक्राफ्ट से नहीं की जा सकती। इसलिए हुआंग फेंग और जियाओबाई सहयोग करते हैं और मिया खुश हो रही है, लेकिन वे केवल स्टार हवा, लो और फीनिक्स को रोक सकते हैं और वापस नहीं लड़ सकते हैं। चूना हुआंग फेंग एक मौका लेता है और जलती हुई फीनिक्स के पंखों पर मुक्का मारता है। पक्षी अचानक विलाप करता है और अनियंत्रित होकर गिर जाता है। जब उसका शरीर उतरने वाला था तो हुआंग फेंग और भी आश्चर्यचकित हो गया। ये पता चला कि 5 तत्वों वाला जादुई भेड़िया, जिसे जियाओबाई द्वारा नियंत्रित किया गया था, ने छलांग लगाई और एक ही बार में स्टार हवा और लॉ फीनिक्स को पकड़ लिया और जाने नहीं दिया। तार्किक हवा और लॉ फीनिक्स का मुंह कराहता रहा और पंख फड़फड़ा रहे थे और संघर्ष करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप इससे बच नहीं सकते। हुआंग फेंग ऐसे अवसर को कैसे जाने दे सकते थे? ली के गिरने के बाद उसकी मुट्ठी फीनिक्स पर बारिश की बूंद की तरह बरसी, जिससे वो लहूलुहान हो गया। जियाओबाई ने जादू नहीं चलाया, बल्कि अपने मुंह से पक्षी के दूसरे पंख को भी काटने लगा और उसके पंजे से पकड़ते रहे, जिससे मांस और खून के टुकड़े बाहर आ गए। हवा की सरसराहट, आग की लपटें और फीनिक्स की आवाज कम और कम होती जा रही है और अधिक से अधिक दर्दनाक होती जा रही है। अंततः हुआंग फेंग और अन्य लोगों के प्रयासों से ये शांति है। एनबीएसपी नेटवर्क का नया संस्करण, तेज और अधिक स्थिर। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 758 5 तत्वों वाले भेड़िए को स्वीकार करें। ओह, ये पुष्टि करने के बाद कि स्टार विंड फ्लेम फीनिक्स की मृत्यु हो गई है, 5 तत्व भेड़िया पहली बार में नहीं गया, नहीं हुआंग फेंग और अन्य पर हमला किया, लेकिन जियाओबाई के सामने उसके पैर मुड़े, घुटने टेके और उसका मुंह वो गर्जना हुआ। लेकिन दहाड़ अब क्रोध और लड़ाई की दहाड़ नहीं थी, बल्कि कुछ चापलूसी और चापलूसी की दहाड़ की गंध थी। जियाओबाई ने मानवीय रूप से अपना दाहिना पंजा बाहर निकाला और 5 तत्व वाले भेड़िए के सिर को थपथपाया। 5 तत्व वाला भेड़िया बस खड़ा हो गया। हालांकि वो फिर भी नहीं गया, वो बस हुआंग फेंग के पास खड़ा था और उसमें पहले इतनी उग्रता नहीं थी। इसके बजाय वो सौम्य दिखे। यदि हुआंग फेंग ने 5 तत्व वाले भेड़िए को स्टार विंड फ्लेम फीनिक्स के मांस के कई टुकड़े काटते हुए नहीं देखा था, तो मैंने ये भी देखा कि इसने कई लोगों को मार डाला। हुआंग फेंग ने वास्तव में सोचा कि यह एक चतुर कुत्ता था, लेकिन वो थोड़ा बड़ा था। इस समय जियाओबाई के पास हुआंग फेंग के साथ संवाद करने का समय है। हुआंग फेंग ये भी समझते हैं कि 5 तत्वों के जादुई भेड़िए के पहले और बाद में परिवर्तन इतने महान क्यों है। स्वाभाविक रूप से 5 तत्व वाले भेड़िए को विवेक द्वारा नहीं पाया गया था, इसलिए उसने हुआंग फेंग पर हमला नहीं किया, लेकिन जियाओबाई पर जानवरों की भावना से प्रभावित था। यहाँ तक कि स्टार विंड फ्लेम फीनिक्स भी प्रभावित हुआ। हालांकि विभिन्न प्रजातियों के कारण और जियाओबाई पूरी तरह से बड़ी नहीं हुई, इस पर प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं था। हालांकि 5 तत्वों वाला जादुई भेड़िया जियाओबाई के खतरे को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है और जियाओबाई की गति से उस पर विजय भी प्राप्त कर लेता है। हालांकि यह स्तर 9 है, फिर भी इसमें जानवर के साथ एक प्राकृतिक अंतर है। जियाओबाई की धमकी के तहत उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की और यहाँ तक कि जियाओबाई को दुश्मन को मारने में मदद भी की। अब जियाओबाई ने हुआंग फेंग को बताया कि 5 दुष्ट भेड़ियों को स्वीकार कर लिया गया है और भविष्य में उनका पीछा करेंगे, जिससे हुआंग फेंग बहुत खुश हो गए। स्तर 9 वॉरक्राफ्ट की ताकत, जिसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है, निश्चित रूप से एक मजबूत अस्तित्व है। इसके सहारे उनकी ताकत काफी बढ़ गई है, यहाँ तक कि अगर वो दुनिया छोड़ देता है तो ये भाड़े के रेजिमेंट के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन होगा। हुआंग फेंग ने आगे बढ़कर 5 तत्व वाले भेड़िए के सिर को छुआ। निश्चित रूप से भेड़िया बच नहीं पाया, बल्कि दोस्ती दिखाने के लिए हुआंग फेंग के हाथ पर भी रगड़ा।
हुआन फैंग, उस पेड़ को देखो। जब हुआन फैंग सोच रहा था कि 5 तत्व वाले भेड़िए के साथ कैसे संवाद किया जाए और उनकी भावनाओं को कैसे बढ़ाया जाए, मिया ने अचानक उसे खींच लिया और दूरी में छोटे पेड़ की ओर इशारा किया। हुआन फैंग को याद आया कि वो यहाँ वॉरक्राफ्ट के साथ खेलने या प्रतिस्पर्धा करने नहीं आया था। वो बस पवित्र बैंगनी फल प्राप्त करना चाहता था, जो अब वास्तव में परिपक्व प्रतीत होता है। हुआन फैंग और उसके 2 भेड़िए जल्दी से पवित्र बैंगनी फल के पेड़ की ओर भागे। इस समय पेड़ के चारों ओर की बैंगनी हवा, जिसे कई लोग और वॉरक्राफ्ट प्राप्त करना चाहते थे, अधिक से अधिक मजबूत थी। वे कोहरे में पेड़ों को देख सकते थे, लेकिन अब कोहरा दीवार की तरह घना था और वे अंदर बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे। हुआन फैंग की भौहें थोड़ी झुर्रीदार है और वो अंदर का दृश्य नहीं देख सकता है, इसलिए वो निश्चित नहीं हो सकता कि फल वास्तव में परिपक्व है या नहीं। इसके अलावा हुआन फैंग ने अपना हाथ बेतरतीब ढंग से फैलाने की हिम्मत नहीं की। कौन जानता है कि बैंगनी कोहरे जैसी चीज अत्यधिक जहरीली है या नहीं। उसे इस समय कम पड़ने की उम्मीद नहीं थी। सौभाग्य से भगवान ने हुआन फैंग को लंबे समय तक चिंता नहीं करने दी। कोहरा अत्यधिक घना लगने के बाद धीरे धीरे छटने लगा, पतला और पतला होता गया और अंदर की शाखाएं और पत्तियां स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। लेकिन बस पलक झपकते ही कोहरा बिना किसी निशान के गायब हो गया और हुआन फैंग और अन्य अंततः वहां की अंतिम स्थिति देख सकते हैं। वहां 2 पवित्र बैंगनी फल हैं। हुआन फैंग और मिया दोनों अनायास ही चिल्ला उठे। आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने यहाँ आते समय भाड़े के सैनिकों से पूछताछ की है। पवित्र बैंगनी फल का ये पेड़ एक समय में केवल एक ही फल पैदा करता है। उसके बाद उन्हें अगले फल के परिपक्व होने के लिए दसियों या सैकड़ों वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। हालांकि अब वे हुआनफेंग में जो देखते हैं वो ये है कि फलों के पेड़ों की शाखाओं पर 2 बैंगनी फल लटके हुए हैं, जिन पर अभी भी बैंगनी पानी की बूंदें हैं। क्या चल रहा है? हुआनफेंग ने संदेहपूर्वक कहा। यह उससे भिन्न है जो वो जानता था। हालांकि ये स्पष्ट है कि कोई भी हुआनफेंग के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता है, न तो एमआई और न ही यहाँ के मूल लोगों के 5 तत्व भेड़िया स्पष्ट रूप से नहीं जानते हैं। हालांकि हुआनफेंग को कोई परवाह नहीं है। क्या एक और फल खाना बेहतर है? इस तरह की अच्छी बात फिर भी अपने आप को सोचने की जहमत उठाती है तो क्या? हुआनफेंग ने दोनों फल तोड़ दिए और पास के 5 दुष्ट भेड़ियों ने अपनी उत्सुकता दिखाई। हालांकि वे उन्हें लूटने नहीं आए, जबकि मिया और जियाओबाई उदासीन थे। ठीक, चलो चलते हैं। हुआनफेंग ने रिंग में 2 फल रखे और कहा कि इस बार धुंध भरे जंगल में आने का उनका लक्ष्य हासिल हो गया है और अब जाने का समय हो गया है। ठीक है, मिया ने कहा कि हालांकि वे अभी भी सुरक्षित हैं, लेकिन जब तक वे पूरी तरह से कोहरे से बाहर नहीं निकल जाते, वे किसी भी समय खतरे में पड़ सकते हैं। आखिर ये खतरे से भरी जगह है। उसके बाद हुआनफेंग और उनकी पार्टी ने धुंध भरे जंगल के केंद्र को छोड़ दिया। हालांकि हुआनफेंग ने बुरी रोशनी वाले सफेद पंखों वाले जियो और स्टार विंड फ्लेमिंग फीनिक्स की लाशों को जाने नहीं दिया। ये लेवल 9 वॉरक्राफ्ट की लाश है। ये सभी खजाने हैं। हुआनफेंग कैसे हार मानने को तैयार हो सकते थे? इन 2 लाशों को ले जाने के लिए हुआनफेंग ने 2 हार भर दिए हैं। साथ ही जो चीजें उसे पहले मिली थी, उसके हार अब और कुछ नहीं डाल सकते हैं। सौभाग्य से हार खाली है और हुआनफेंग को उस मांस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है जो नेक्सी ने डाला था, वह सड़ जाएगा। और 5 तत्व भेड़िया, जैसा कि अपेक्षित था, हर समय हुआनफेंग का पीछा किया और कोहरे के जंगल के केंद्र को एक साथ छोड़ दिया। परिधि में हुआनफेंग एडीए और अन्य लोगों में शामिल हो गए और एक साथ कोहरे के जंगल की दूसरी दिशा में चले गए। वे कोहरे के जंगल को पार करके दूसरे शहर में पहुंचने वाले थे। अगले 10 दिनों में हुआनफेंग और उनका परिवार अपने रास्ते पर थे। जियाओबाई और वुक्सी दुष्ट भेड़िए की उपस्थिति के कारण वे पूरे रास्ते सुरक्षित थे। यहाँ तक कि अगर वे किसी अज्ञात जानवर से मिलते हैं तो भी वे इसे आसानी से हल कर सकते हैं। आखिरकार वे असमंजस की स्थिति में थे। इसी दौरान हुआनफेंग को एक आश्चर्यजनक बात भी पता चली। वो ये कि फीनिक्स का खून पीने के बाद छोटे ईगल की ताकत बहुत बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि इसने फीनिक्स के खून के निशान के साथ भिन्नता भी पैदा कर दी है और युद्ध शक्ति में बहुत वृद्धि हुई है। हुआनफेंग ने पहले यह उम्मीद नहीं की थी। हालांकि वो जानते हैं कि 9 स्तर का वॉरक्राफ्ट दांव पर है। हालांकि उन्होंने इस तरह के बदलाव की उम्मीद नहीं की थी। बेशक एक और बात है जिसके बारे में हुआनफेंग ने नहीं सोचा था, वो ये है कि 5 तत्वों वाला जादुई भेड़िया अभी भी प्रामाणिक तरीके से सामान खा रहा है। हर बार जब हुआनफेंग खाना बनाता है तो वो उसका चेहरा चाटता है और हर समय उसे घेरे रहता है। इसके अलावा वो हर बार बहुत सारा मांस खाता है। सौभाग्य से हुआनफेंग की अंगूठी में बहुत सारा मांस है। इसके अलावा यह एक धुंधली जगह है। वॉरक्राफ्ट का मांस खाना आसान है, अन्यथा हुआनफेंग इससे डरते। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 759 गुलाम से मिले। बेशक एक और चीज है जो हुआनफेंग को खुश करती है, अर्थात एडा के शरीर में क्यूई की भावना और आंतरिक शक्ति का एक अंश है। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं है। ये 0 से 1 तक की सफलता है। जब तक 1 है, निम्नलिखित चीजें करना आसान होगा। धीरे धीरे खेती करें। इस दिन वे धुंध भरे जंगल के बाहरी हिस्से में गए, लेकिन आकाश में उड़ रहे चील ने हुआनफेंग को एक आश्चर्यजनक संदेश भेजा। उसके बाद हुआनफेंग मिया की ओर मुड़े और कहा, क्या कोई जगह है जहां आपके बछड़े यहाँ रहते हैं? हुआनफेंग जानता है कि एमआई जहां रहती है वो यहाँ नहीं है। हालांकि एल्स के सभी लोग एक साथ नहीं रहते हैं। जब तक ये घना जंगल है, वहां कल्पित बौने हो सकते हैं, तो यहाँ भी कल्पित बौने हैं। मैंने अपनी दादी से नहीं सुना। मिया ने कुछ संदेह के साथ ये भी कहा कि उसकी दादी सभी बौनों की नेता है। उसे पता होना चाहिए कि सभी कल्पित बौने कहाँ हैं। बेशक कुछ कल्पित बौने भी हैं जो बाहरी दुनिया के साथ गहरी और संपर्क की कमी को छिपाते हैं। आखिरकार हाल के वर्षों में इंसानों के साथ उनका संघर्ष और भी उग्र हो गया है। कई कल्पित बौनों को इंसानों से बचने के लिए इंसानों से बचकर पहाड़ों और जंगलों में जाना पड़ता है। आइए पहले चलें और देखें। जियो यंग ने कहा कि उसने अपने सामने कल्पित बौने पाए और उनकी संख्या काफी बड़ी लगती है। हुआनफेंग ने कहा, ठीक है, चलो जल्दी चलें। जब कल्पित बौने की बात आती है तो मिया भी बहुत चिंतित रहती है।
आखिरकार वो कल्पित बॉनो की राजकुमारी और कल्पित बॉनो की अगली पीढ़ी की रानी है। जल्द ही हुआन फेंग और उनकी पार्टी उस स्थान पर पहुंची जहां जियो यंग ने कहा था कि वहां कल्पित बौने हैं। हालांकि इस दृश्य ने मिया और अन्य योगियों को क्रोधित कर दिया। उनके सामने बहुत सारे कल्पित बौने हैं, कम से कम दर्जनों की संख्या में। हालांकि वे अभी बहुत अधिक स्थितियों में नहीं हैं। एक एक करके उनमें कोई आत्मा नहीं है। उनके हाथ और पैर बंधे हुए प्रतीत होते हैं और वे पिंजरों में बंद हैं। कल्पित बौने के आसपास कई इंसान हैं। इस समय वे जमीन पर बैठकर आराम करते हैं। हालांकि वे सभी सशस्त्र हैं। ये स्पष्ट है कि पिंजरे में बंद लोग वास्तव में कल्पित बौने हैं। हालांकि वे अब गिरफ्तार हैं। उनके आसपास के लोग स्पष्टतः गुलाम हैं। जब तक वे शहर पहुंचेंगे, पिंजरे में बंद कल्पित बौने भी मिया और उनकी तरह गुलाम बन जाएंगे। हुआन फैंग, कृपया मेरी मदद करें और मेरे लोगों को बचाएं। दृश्य देखने के बाद मिया हुआन फैंग की ओर मुड़ी और मदद की गुहार लगाई। वो जानती थी कि अपनी 5 बौनों के साथ उन्हें गुलामों का विरोधी नहीं होना चाहिए। इसलिए यदि वो अपने लोगों को बचाना चाहती है तो वो केवल हुआन फैंग से मदद मांग सकती है, और हुआन फैंग के पास ये क्षमता है। ये पहली बार है कि हुआन फैंग ने एमआई को देखा। अतीत में भले ही एमआई उसकी गुलाम थी, उसने कभी उससे कुछ नहीं मांगा, लेकिन अपने लोगों के लिए उसने अंततः हुआन फैंग के सामने अपना सिर झुका लिया और अपना आत्मसम्मान नीचे रख दिया। कृपया हमारे लोगों को बचाएं। जिल और अन्य लोगों ने भी हुआन फैंग से विनती की कि चाहे वो हुआन फैंग हो या जियाओबाई और वुक्सिंग दुष्ट भेड़िया जो उसके पास था, ताकत बहुत मजबूत थी। जब तक हुआन फैंग मदद करने को तैयार था, मिया और अन्य कल्पित बौनों को विश्वास था कि वे गिरफ्तार किए गए लोगों को बचाने में सक्षम होंगे। एक एक करके देखो, तुम सब ऐसे क्यों हो? मैंने मना नहीं किया। हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वह भी मिया और अन्य लोगों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है। उसे ये जानना होगा कि मिया की पहचान सामान्य नहीं है। उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने में ही भलाई है, कोई नुकसान नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जिस स्थान पर कल्पित बौने रहते हैं वहां सभी प्रकार की बहुमूल्य जड़ी बूटियां होती हैं। उनमें से कुछ मानव जगत में भी नहीं पाए जा सकते। हुआन फैंग अभी भी भविष्य में वहां से कुछ अच्छी चीजें प्राप्त करना चाहता है। धन्यवाद हुआन फैंग। जब तक आप लोगों को बचाने में मेरी मदद करेंगे, मैं निश्चित रूप से आपको चुकाऊंगा। मेरी दादी भी आपको धन्यवाद देंगी और आपको हमारी परियों की दोस्ती मिलेगी, मिया ने उत्साह से कहा। ठीक है, चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, हुआन फैंग ने कहा। फिर घटनास्थल का निरीक्षण करने गए। मिया और अन्य लोगों ने बात करना बंद कर दिया और फिर से दृश्य को देखा। कमांडर, इस बार हमने वास्तव में बहुत पैसा कमाया। अप्रत्याशित रूप से हम इतने सारे एल्वेन दासों को पकड़ सके। पिंजरे के बगल में जहां एल्वेन गुलामों को रखा गया था, एक युवक ने अपने बगल में एक दाढ़ी वाले आदमी से कहा। इस दाढ़ी वाले आदमी के चेहरे पर एक चोट का निशान है जिसे देखना डरावना है। अर्थात जब रेजिमेंट का प्रमुख बाहर आता है तब भी वो बुरा प्रदर्शन कर सकता है। एक अन्य युवक ने कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि कोहरे के जंगल में प्रवेश करने के बाद दोनों भाड़े के सैनिकों को पवित्र बैंगनी फल मिला या नहीं। ये कैसे संभव है? क्या आप नहीं जानते कि कोहरा कितना खतरनाक है? हम अभी इसकी परिधि पर है और हम कई वॉरक्राफ्ट से मिल चुके हैं। केंद्र की स्थिति के बारे में क्या ख्याल है? मैं कहूंगा कि 2 भाड़े के रेजिमेंट पूरी तरह से रहे होंगे। कोहरे के केंद्र में नष्ट कर दिया गया। भविष्य में हमारी अरोरा भाड़े की रेजिमेंट लाल चंद्रमा साम्राज्य में एकमात्र वर्ग की भाड़े की रेजिमेंट है, जो आदमी पहले बोला था। बात बस इतनी है कि उसे पता नहीं होगा कि उसने क्या कहा। उसने वास्तव में अनुमान लगाया कि उसने क्या कहा। बात सिर्फ इतनी है कि खबर अभी तक सामने नहीं आई है। ठीक है, यह मत बताइए कि वे 2 भाड़े के सैनिक रेजिमेंट शाकाहारी नहीं है। भले ही वे किसी खतरे में हो, पूरी सेना को खोना मुश्किल है। हालांकि पवित्र बैंगनी फल प्राप्त करना आसान नहीं है, अरोरा भाड़े के रेजिमेंट के दाढ़ी वाले नेता ने कहा। इसलिए जब मैंने आत्मा वाले लोगों की उपस्थिति के बारे में सुना तो मैं पवित्र बैंगनी फल लेने नहीं गया, बल्कि मैंने आत्मा वाले लोगों को पकड़ने का फैसला किया। इसके अलावा भले ही उन्हें पवित्र बैंगनी फल मिलता है, यह अब ताकत का एक बड़ा नुकसान होगा। उस समय लाल चंद्रमा साम्राज्य की पहली भाड़े की रेजिमेंट का सिंहासन अभी भी हमारा है, मूंछ ने विजयी भाव से कहा। बुद्धिमान, सबने खुशामद की और नेता बनकर और भी खुश हो गए। हुआन फैंग ने अपनी तीव्र श्रवण क्षमता पर भरोसा करते हुए वहां की लगभग सभी बातचीत सुनी। इसकी जानकारी उन्हें भी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी। कोहरे के जंगल में उसकी मुलाकात रेड मून साम्राज्य के 2 क्लास ए भाड़े के सैनिकों से हुई, जिनमें से एक के हाथ में हाथ था, और अब वे सभी कोहरे के जंगल से गुजर रहे थे। अप्रत्याशित रूप से उसकी मुलाकात रेड मून साम्राज्य ए श्रेणी के भाड़े के रेजिमेंट के तीसरे और आखिरी से हुई। उनकी बातचीत से हम देख सकते हैं कि उन्होंने कल्पित बौने के दासों को पकड़ने के लिए सेंट जिगो का कार्य छोड़ दिया। हमें तो यही कहना होगा कि नेताजी का फैसला बिल्कुल सही था। इस समय उन्हें कल्पित बौने के दासों को पकड़ना चाहिए था और वे शहर वापस जाना चाहते थे और कोहरे के जंगल की परिधि से गुजरना चाहते थे, इसलिए वे यहाँ आए। एनबीएसपी नेटवर्क का नया संस्करण, तेज और अधिक स्थिर। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 760 बचाव। बेशक अरोरा भाड़े की रेजिमेंट के नेता ने नहीं सोचा होगा कि वो यहाँ हुआन फैंग और अन्य लोगों से मिलेंगे। हुआन फैंग से मिलना कुछ भी नहीं है। मुख्य बात यह है कि उनकी टीम में कल्पित बौने हैं और हुआन फैंग दूसरे पक्ष के अनुरोध को नजरअंदाज नहीं करेंगे। हुआन फैंग ने फिर से छोटे ईगल के माध्यम से स्थिति को देखा और पाया कि आसपास कोई अन्य लोग नहीं थे, इसलिए उन्होंने शुरू करने का फैसला किया। अब उनकी टीम उस समय की तुलना में बहुत बेहतर है जब उन्होंने धुंध भरे जंगल में प्रवेश किया था, इसलिए हुआन फैंग ये देखना चाहेंगे कि वे अब कितने प्रभावी हैं। ऊपर हुआन फैंग ने हल्के पे के साथ कहा। जैसे ही हुआन फैंग की आवाज गिरी, 2 शख्सियतें बाहर आ गईं। यह जियाओबाई और जियावू ही थे जिन्होंने 5 तत्व वाला भेड़िया नाम दिया था। और बौने पीछे रहने को तैयार नहीं है। आखिरकार यह उनके लोगों को बचाने के लिए है। स्वाभाविक रूप से वे बहुत सक्रिय है। अब भी उन्हें चोटें लगी है, लेकिन उनकी चाल एक दूसरे से तेज है। ये हुआन फैंग के भाई और बहन हैं जो ये देखना चाहते हैं कि वे अंत तक आए। ऑक्स ताकत में मजबूत है और गति में तेज नहीं है, तो इस समय अंत में बचे हैं।
दुश्मन का हमला, सर कोई आ रहा है। अरोरा भाड़े की रेजिमेंट के नेता ने यह भी पाया कि कोई उनके शिविर की ओर भाग रहा था। वो तुरंत खड़ा हो गया, लेकिन फिर ठंडी हवा की सांस ली, क्योंकि उसकी दृष्टि में 5 तत्व वाले भेड़िए की विशाल आकृति दिखाई दी। क्या हो रहा है? वो 5 तत्व वाला भेड़िया है। ये यहाँ कैसे हो सकता है? लेवल 9 वॉरक्राफ्ट यहाँ कैसे दिखाई दे सकता है? यह संभव है? 5 तत्व भेड़िया को देखने के क्षण में अरोरा भाड़े के रेजिमेंट के नेता का पतन हो गया है। ये कोहरे वन की परिधि है। लेवल 9 वॉरक्राफ्ट कैसे दिखाई दे सकता है? यह वैज्ञानिक नहीं है। हालांकि चाहे वो इस पर विश्वास करे या न करे, 5 तत्वों वाला जादुई भेड़िया यहाँ है और इस कमांडर के पास तलवार चलाने वाले स्तर की ताकत है। लाल चांद साम्राज्य में वो एक विशेषज्ञ भी है। हालांकि 9 स्तर के वॉरक्राफ्ट के सामने ये स्पष्ट रूप से देखने के लिए पर्याप्त नहीं है, जो मानव जाति के महान तलवारबाज से अधिक शक्तिशाली है। निस्संदेह वो मृतकों की प्रतीक्षा नहीं करना चाहता। 5 तत्वों वाला जादुई भेड़िया सीधे उनके पास आ रहा है। जाहिर है, क्योंकि वो उनके पास आ रहा है। जब तक वह अभी भाग नहीं जाता, अन्यथा वो केवल शत्रु से ही मिल सकता है। अगर वह भागना भी चाहे तो उसे भागना नहीं पड़ता। आखिरकार उसकी गति 5 तत्व वाले जादुई भेड़िए जितनी तेज नहीं है, और वो स्पष्टतः अब भागना नहीं चाहता। वो अपनी भाड़े की रेजिमेंट को पीछे नहीं छोड़ सकता, अन्यथा यदि वो भाग भी गया तो भाड़े की रेजिमेंट अंततः चली जाएगी। इसके अलावा रेजिमेंट में बहुत सारे लोग हैं जो इसे रोकने में उनकी मदद कर सकते हैं। यदि वो दोबारा हमला करता है तो लेवल 9 वॉरक्राफ्ट को मारना असंभव नहीं है। डरो मत। रेजिमेंट बड़ी हुई और पी गई। उसके बाद उसने अपनी चौड़ी तलवार लहराई और 5 तत्व वाले भेड़िए से मिलने के लिए दौड़ पड़ा। जहां तक 5 तत्व वाले भेड़िए के बगल में जियाओबाई की बात है, उसने उसे नजरअंदाज कर दिया था। वो जियाओबाई को नहीं जानता था और यह नहीं सोचता था कि यह लेवल 9 वॉरक्राफ्ट से अधिक शक्तिशाली है। अरोरा भाड़े की रेजिमेंट के लोगों ने देखा कि उनका नेता सबसे पहले दौड़कर आया था और उन्होंने भी उसका स्वागत करने के लिए अपने दांत पीस लिए। हालांकि नेता का शरीर जल्द ही वापस उड़ गया। उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय भाव था। ये पता चला कि जब वो 5 तत्वों वाले जादुई भेड़िए के करीब पहुंच रहा था तो वो बस शुरू ही करने वाला था। परिणाम स्वरूप उसने देखा कि 5 तत्वों वाले जादुई भेड़िए के बगल में निम्न स्तर का दानव जानवर उसकी ओर कूदा और अपनी पिंडली फैला दी। वो वास्तव में खुद को लात मारना चाहता था। रेजिमेंटल कमांडर ने अचानक व्यंग्यात्मक दृष्टि दिखाई। वो 5 तत्वों वाले दुष्ट भेड़िए से डरता था। हालांकि वो इस निम्न स्तरीय जानवर से नहीं डरता था। हालांकि उन्हें जल्द ही अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ी। जब जियाओबाई ने अपने बछड़े को लात मारी तो उसे तुरंत लगा कि उसे जोर से मारा गया है और वो नियंत्रण से बाहर हो गया। तभी मिया और अन्य लोग कमांडर की दृष्टि के क्षेत्र में प्रकट हुए। वो थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। यहाँ कल्पित बौने लोग कैसे हो सकते हैं? इसके अलावा ऐसा लगता है कि वे अभी भी 5 तत्व वाले भेड़िए के साथ आए हैं। कल्पित बौने वॉरक्राफ्ट के साथ कब मिले? हालांकि जब उसने इस विचार के बारे में सोचना समाप्त किया तो उसने एक काले बिंदु को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। उसने तुरंत चौड़ी तलवार अपने सामने रख दी और केवल दान की बात सुनी, उसकी तलवार एक तीर से टकरा गई थी। इस समय रेजिमेंटल कमांडर भागना चाहता था, क्योंकि उसने पाया कि उसका पिछला निर्णय गलत था। इस बार यह न केवल लेवल 9 का वॉरक्राफ्ट था, बल्कि लेवल 9 का वॉरक्राफ्ट भी था, जिसे उसने सोचा कि अपमान करना आसान नहीं है। इसके अलावा वहां कई कल्पित बौने भी थे। हालांकि भागने से पहले उसने एक विशाल काली छाया को उड़ते हुए देखा और फिर उसके शरीर को एक विशाल पंजे द्वारा जमीन पर रौंद दिया गया। वो संघर्ष करना चाहता था, लेकिन वो इसे अर्जित नहीं कर सका। 5 तत्व वाले भेड़िए का विशाल सिर उसकी आंखों के सामने आ गया और उसका चेहरा एक तिरस्कारपूर्ण नजर के साथ मानवीय भी था। मैं का नेता बस कुछ कहने ही वाला था। परिणाम स्वरूप 5 तत्वों वाले भेड़िए के पंजे ने एक प्रयास किया। नुकीले पंजे की नोक ने उसके गले को छेद दिया था और वो बड़बड़ा रहा था। जो वो कहने वाला था उसे रोक दिया। नेता मर गया, चलो भागो। नेता को इस बड़े आदमी ने मार डाला। आगे बढ़ो, नेता का बदला लो। रेजिमेंट लीडर की मृत्यु ने औरोरा भाड़े के रेजिमेंट के बाकी सदस्यों को तुरंत भ्रमित कर दिया। कुछ भागना चाहते थे और कुछ रेजिमेंट लीडर का बदला लेने के लिए 5 तत्व वाले भेड़िए को मारना चाहते थे। हालांकि उनके प्रयास स्पष्ट रूप से व्यर्थ थे। इस समय दोनों भाई बहन भी युद्ध के मैदान में शामिल हो गए हैं। आसमान में उड़ने वाली चील भी अकेले नीचे आने को तैयार नहीं होती। अपने शक्तिशाली पंजों से इसने औरोरा भाड़े के समूह के एक भाड़े के सैनिक को आसानी से पकड़ लिया और सीधे ऊंची हवा में ले आया। फिर एक बार जब पंजे ढीले हो गए तो वह आदमी जिंदा गिरकर मर गया। स्पर्शदायी ने एक भाड़े के सैनिक को मुक्का मारा जो उसकी ओर दौड़ा। उसने कभी भी इतनी शक्ति से भरा हुआ महसूस नहीं किया। हालांकि उसकी आंतरिक शक्ति अली जितनी नहीं थी, वो कियाओ थंडर बॉक्सिंग से अधिक परिचित था। कल्पित बौने इन अरोरा भाड़े के सैनिकों पर हमला कर रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं। हालांकि वे एक शांतिप्रिय जाति है, फिर भी उन्हें इन गुलामों पर कोई दया नहीं आएगी। उनमें से कई अब बंद है। इसलिए भले ही हुआंग फैंग ने कोई कदम नहीं उठाया, भले ही उन अरोरा भाड़े के सैनिकों ने भागने के बारे में सोचा हो, फिर भी वे नष्ट होने के भाग्य से बच नहीं सके।